अर्थव्यवस्था की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे जो ना सिर्फ हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा है, बल्कि एसएससी, यूपीएससी और राज्य पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से भी बहुत बहुत अहमियत रखता है। हाँ बिल्कुल। ये टॉपिक है धन और बैंकिंग। कभी सोचा है, अगर पैसे का मतलब ये जो सिस्टम है ये ना होता या बैंक ना होते तो दुनिया कैसे चलती? बिल्कुल, ये तो जैसे अर्थव्यवस्था का आधार है, उसकी रीढ़ कह सकते हैं। आज की चर्चा में हम यही समझेंगे कि पैसा असल में है क्या, ये काम कैसे करता है, फिर बैंकों का रोल क्या है और भारत का जो बैंकिंग सिस्टम है वो वक्त के साथ कैसे बदला है। अच्छा। साथ ही कुछ जरूरी संस्थाओं और नियमों पर भी बात करेंगे जो एग्जाम्स के लिए जानना आप जानते हैं कितना जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा मकसद है कि इस विषय की जो जरूरी बातें हैं उन्हें बिल्कुल आसान भाषा में समझें ताकि वो आसानी से याद रह जाए। तो पहला सवाल मन में यही आता है, ये पैसा, ये मुद्रा आखिर आई कहाँ से? क्या ये शुरू से ही थी? नहीं, पैसा हमेशा से नहीं था। ये तो इंसान के सबसे बड़े आविष्कारों में से एक है, कह सकते हैं। इससे पहले चीजों का सीधा लेन देन होता था। अच्छा। जिसे वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि बार्टर सिस्टम कहते हैं। मतलब सोचिए, अगर किसी के पास गेहूं ज्यादा है और उसे कपड़े चाहिए तो वो ऐसे इंसान को ढूंढेगा जिसे गेहूं की जरूरत हो और उसके पास कपड़े हों। सुनने में तो ये ठीक लगता है, पर इसमें असल में परेशानी क्या थी? देखिए, इसमें सबसे बड़ी मुश्किल थी जरूरतों का दोहरा संयोग न मिल पाना। मतलब लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं इसे। हाँ, अच्छा, दोहरा संयोग। हाँ, यानी ऐसा इंसान मिलना मुश्किल था जिसे ठीक वही चाहिए जो आपके पास है और उसके पास वही हो जो आपको चाहिए। सोचिए, आपको जूते चाहिए और आपके पास चावल हैं। हाँ। तो आपको ऐसा आदमी ढूंढना पड़ेगा जिसे चावल चाहिए हो और उसके पास फालतू जूते हों। ये तो काफी मुश्किल था रोजमर्रा की जिंदगी में। हाँ, ये तो वाकई बड़ी दिक्कत रही होगी। और भी मुश्किलें थी क्या इसमें? हाँ, और भी थी। दूसरी बड़ी दिक्कत थी मूल्य का कोई एक कॉमन पैमाना ना होना। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। मतलब कैसे? जैसे 1 किलो गेहूं के बदले कितना दूध मिलेगा या एक गाय के बदले कितनी बकरियां, ये तय करना बहुत मुश्किल था। कोई स्टैंडर्ड नहीं था। सही बात है। और फिर चीजों को जमा करके रखना, मतलब स्टोर ऑफ वैल्यू की दिक्कत। अनाज है, फल है, सब्जी है, ये चीजें तो खराब हो जाती हैं। आप इन्हें लंबे समय तक कैसे रखेंगे? हाँ, ये भी है। और एक और मुश्किल थी चीजों को छोटे हिस्सों में बांटना, डिविजिबिलिटी कहते हैं। मान लीजिए एक गाय के बदले आपको थोड़ी सी सब्जी चाहिए, तो कैसे लेंगे? गाय को तो काट नहीं सकते ना। हाँ, समझ गया। अच्छा, तो इन सब परेशानियों को दूर करने के लिए पैसे का जन्म हुआ। तो ये पैसा करता क्या क्या है? मेरा मतलब है, सिर्फ चीजें खरीदने बेचने के अलावा इसके और क्या काम है? ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। फंक्शंस ऑफ मनी। बिल्कुल। देखिए, पैसा सबसे पहले तो विनिमय का माध्यम बना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसने बार्टर सिस्टम की वो जो सबसे बड़ी दिक्कत थी ना, दोहरे संयोग वाली, उसे खत्म कर दिया। अच्छा। अब आप पैसे से कुछ भी खरीद सकते हैं और कोई भी पैसे के बदले अपना सामान बेच सकता है। बहुत आसान हो गया। दूसरा, ये मूल्य का मापक है, मेजर ऑफ वैल्यू या कह लें यूनिट ऑफ अकाउंट। हर चीज की कीमत हम पैसे में बता सकते हैं। ये पेन 20 रुपए का, वो किताब 200 की। इससे हिसाब किताब रखना, तुलना करना, ये सब बहुत आसान हो गया। और इसे बचाकर भी रख सकते हैं, मतलब भविष्य के लिए। बिल्कुल। तीसरा अहम काम है मूल्य का संचय करना, स्टोर ऑफ वैल्यू। पैसा जल्दी खराब नहीं होता, सोने चांदी की तरह या नोटों की तरह। तो इसे आप भविष्य की जरूरतों के लिए बचाकर रख सकते हैं। ठीक है। और चौथा अहम काम है स्थगित भुगतानों का मान, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। मतलब उधार लेन देन अब बहुत आसान हो गया। आज लोन लिया और भविष्य में उसे ब्याज समेत पैसे में चुका दिया। ये बार्टर में बहुत मुश्किल था। हाँ, सही कहा। तो इन चारों कामों ने मिलकर आर्थिक लेन देन को बहुत बहुत आसान और तेज बना दिया है। तो समय के साथ पैसे का रूप भी बदला होगा। क्या ये हमेशा नोट और सिक्कों जैसा ही था जैसा हम आज देखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका रूप तो लगातार बदलता रहा है। शुरुआत में वस्तु मुद्रा थी, मतलब कमोडिटी मनी। जैसे कि अनाज, नमक, सीपिया, कहीं कहीं तो जानवर भी या कीमती पत्थर, जो भी चीज उस समाज में मान्य हो। फिर आई धातु मुद्रा, मेटालिक मनी। इसमें सोने, चांदी, तांबे के सिक्के बनने लगे। इनकी अपनी वैल्यू होती थी। हाँ। उसके बाद आई कागजी मुद्रा, पेपर मनी।
यानी करेंसी नोट, जिसे देश का केंद्रीय बैंक या सरकार जारी करती है। ये ज्यादातर विश्वास पर आधारित होती है कि सरकार इसे स्वीकार करेगी। और आजकल तो सब डिजिटल हो गया है। हाँ, आजकल तो पहले साख मुद्रा, क्रेडिट मनी जैसे चेक, ड्राफ्ट वगैरह आए, और अब तो डिजिटल मुद्रा का जमाना है। डिजिटल मनी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग। और यूपीआई तो है ही। हाँ, खासकर यूपीआई ने तो आप देखिए भुगतान का तरीका ही बदल दिया है। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसे वॉलेट से सेकंडों में पेमेंट हो जाती है। आजकल तो खैर क्रिप्टो करेंसी की भी बहुत चर्चा है, बिटकॉइन वगैरह की। वो एक तरह की डिजिटल संपत्ति है, लेकिन उसे लेकर रेगुलेशन और स्थिरता के सवाल अभी बने हुए हैं। अच्छा, पैसे की कहानी तो समझ आ गई। अब बैंकों पर आते हैं। ये बैंक कैसे शुरू हुए, इनका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और इनका मुख्य काम क्या है? देखिए, बैंकों का विकास भी धीरे धीरे हुआ है, कोई एक दिन में नहीं हुआ। पुराने जमाने में जो व्यापारी या सुनार होते थे, गोल्डस्मिथ्स, वो लोगों का कीमती सामान जैसे सोना चांदी वगैरह सुरक्षित रखने का काम करते थे और बदले में एक रसीद दे देते थे। ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ कि लेन देन में लोग इन्हीं रसीदों का इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि सबको पता था कि इस रसीद के बदले सुनार से सोना चांदी मिल जाएगा। अच्छा। फिर इन व्यापारियों या सुनारों ने सोचा कि भाई सारा जमा सोना एक साथ तो कोई निकालने आता नहीं है, काफी सारा तो पड़ा ही रहता है। हाँ, ये तो है। तो क्यों ना इसका कुछ हिस्सा उधार देकर ब्याज कमाया जाए, और बस यहीं से लोन देने और जमा लेने का काम शुरू हुआ। यही आधुनिक बैंकिंग का कह सकते हैं आधार बना। कमाल है। तो आज के जो बैंक हैं, उनके मुख्य काम क्या है? ये भी परीक्षा के लिए बहुत अहम है। बिल्कुल। बैंकों के दो सबसे बुनियादी मतलब सबसे फंडामेंटल काम है। पहला, जमा स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। लोग अपना पैसा, अपनी बचत बैंकों में रखते हैं, अलग अलग खातों में, जैसे बचत खाता, सेविंग्स अकाउंट, चालू खाता, करंट अकाउंट, सावधि जमा, फिक्स्ड डिपॉजिट, आरडी वगैरह। ये सुरक्षित रहता है। और दूसरा मुख्य काम है ऋण प्रदान करना, प्रोवाइडिंग लोन्स। बैंक इन्हीं जमा पैसों से व्यक्तियों को, व्यापारियों को, उद्योगों को, यहाँ तक कि सरकार को भी लोन देते हैं। इसी से निवेश होता है, खपत बढ़ती है और पूरी अर्थव्यवस्था चलती है। हाँ, ये तो हम देखते ही हैं। होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन। बिल्कुल। अच्छा, एक टर्म और सुनते हैं, क्रेडिट क्रिएशन या साख निर्माण। जी, ये सुनने में थोड़ा मुश्किल सा लगता है। ये क्या है चीज? हाँ, ये बैंकों का एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण काम है, क्रेडिट क्रिएशन। इसे ऐसे समझें, मान लीजिए बैंक के पास 100 रुपए जमा हुए। ठीक है। अब नियम के अनुसार बैंक को उसका एक छोटा हिस्सा, मान लीजिए 10 रुपए, रिजर्व में रखना पड़ता है, आरबीआई के पास या अपने पास, जैसे सीआरआर, एसएलआर वगैरह। बाकी बचे 90 रुपए बैंक किसी को लोन दे सकता है। अब जिसे ये 90 रुपए लोन मिला, वो जरूर उसे खर्च करेगा। हाँ। तो मान लीजिए उसने कुछ सामान खरीदा। हाँ। तो वो पैसा दुकानदार के पास गया और दुकानदार ने उसे फिर किसी बैंक में जमा कर दिया। अब उस दूसरे बैंक के पास 90 रुपए आ गए। अच्छा। वो बैंक भी इसका 10% यानी 9 रुपए रिजर्व रखकर बाकी 81 रुपए किसी और को लोन दे सकता है। ये प्रक्रिया चलती रहती है। अरे वाह। इस तरह शुरुआती 100 रुपए की जमा से अर्थव्यवस्था में कई गुना ज्यादा पैसा, मतलब क्रेडिट, चलन में आ जाता है। यही साख निर्माण है। ये अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है, क्योंकि इससे पैसों की सप्लाई बढ़ती है। लेकिन हाँ, इसे कंट्रोल करना भी जरूरी है, वरना महंगाई बढ़ सकती है। समझ गया। तो ये दो मुख्य काम हो गए, जमा लेना और लोन देना, और साख निर्माण। इसके अलावा बैंक और क्या सेवाएं देते हैं आजकल? इनके अलावा बैंक कई और जरूरी काम भी करते हैं, जैसे कुछ एजेंसी कार्य होते हैं, एजेंसी फंक्शंस। वो क्या होते हैं? जैसे ग्राहकों के लिए चेक कलेक्ट करना, उनके बिल चुकाना, एक जगह से दूसरी जगह पैसे भेजना, फंड ट्रांसफर वगैरह। ठीक है। और कुछ सामान्य उपयोगी सेवाएं भी हैं, जनरल यूटिलिटी फंक्शंस, जैसे लॉकर की सुविधा देना, डेबिट क्रेडिट कार्ड जारी करना, विदेशी मुद्रा का लेन देन करना या शेयरों की खरीद बिक्री में मदद करना। और आजकल तो सबसे अहम हो गई हैं डिजिटल बैंकिंग सेवाएं, नेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप, यूपीआई पेमेंट। ये सब अब बैंकों की मुख्य सेवाओं में आ गया है। सही कहा। अब तो बैंक जाने की जरूरत भी कम पड़ती है। खैर, अब बात करते हैं उस सुपर बैंक की, जो इन सब बैंकों पर नजर रखता है, उन्हें कंट्रोल करता है। भारत में ये कौन है और इसके क्या काम है? ये तो एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है। हाँ बिल्कुल। हर देश में एक केंद्रीय बैंक होता है, सेंट्रल बैंक। भारत में ये जिम्मेदारी निभाता है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। आरबीआई। हाँ, इसकी स्थापना हुई थी आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। तारीख थी
1 अप्रैल 1935 और फिर आज़ादी के बाद 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। मतलब ये पूरी तरह से सरकार के स्वामित्व में आ गया। अच्छा, तो आरबीआई के मुख्य काम क्या-क्या हैं? इन्हें थोड़ा विस्तार से बताइए क्योंकि ये बहुत पूछे जाते हैं। हाँ, आरबीआई के कई बहुत महत्वपूर्ण काम हैं। सबसे पहला और शायद सबसे ज्यादा जाना जाने वाला काम है करेंसी नोट जारी करना, इशुइंग करेंसी। सारे नोट आरबीआई छापता है। 2 रुपए और उससे ज्यादा मूल्य के सभी नोट आरबीआई ही छापता और जारी करता है। एक बात याद रखने वाली है जो अक्सर पूछते हैं, 1 रुपए का नोट और सारे सिक्के भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है। अच्छा, ये अंतर जरूरी है। हाँ, लेकिन बाजार में उन्हें लेन देन कराने मतलब सर्कुलेट करने का काम आरबीआई ही करता है। ठीक है, और दूसरा अहम काम? दूसरा सबसे अहम काम है साख नियंत्रण या कह ले मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण, कंट्रोलिंग मनी सप्लाई या क्रेडिट कंट्रोल। ये नियंत्रण आरबीआई कैसे करता है? क्या तरीके हैं उसके पास? इसके लिए आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति मतलब मॉनेटरी पॉलिसी के तहत कई उपकरणों का इस्तेमाल करता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरह के। जैसे? क्वांटिटेटिव में आते हैं जैसे नकद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर। ये बैंकों की कुल जमा का वो हिस्सा है जो उन्हें आरबीआई के पास नकद रूप में रखना अनिवार्य होता है। दूसरा है सांविधिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर। ये जमा का वो हिस्सा है जो बैंकों को अपने पास सोना, सरकारी बॉन्ड्स जैसी सुरक्षित और तरल संपत्तियों में रखना होता है। अच्छा। इनके अलावा बैंक रेट, रेपो रेट वो दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को कम समय के लिए लोन देता है। हाँ, ये तो सुनते रहते हैं। और रिवर्स रेपो रेट वो दर जिस पर आरबीआई बैंकों से पैसा उधार लेता है। इन दरों को घटा बढ़ाकर आरबीआई बाजार में पैसे की सप्लाई और ब्याज दरों को कंट्रोल करता है, ताकि महंगाई काबू में रहे। हाँ, ताकि महंगाई काबू में रहे और आर्थिक स्थिरता बनी रहे। ये आरबीआई का मुख्य उद्देश्य है। और से बैंकों का बैंक भी कहते हैं, वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये बाकी बैंकों के लिए वही काम करता है जो बैंक आम लोगों या कंपनियों के लिए करते हैं। मतलब बैंक अपना अतिरिक्त पैसा आरबीआई के पास जमा कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर, जैसे नकदी की कमी होने पर, आरबीआई से लोन भी ले सकते हैं। आरबीआई उनके खातों का हिसाब किताब भी रखता है। अच्छा, और ये सरकार का भी बैंकर है? हाँ बिल्कुल, ये केंद्र और राज्य सरकारों का बैंकर है, बैंकर टू द गवर्नमेंट। उनके खाते संभालता है, उनके लिए पैसे का लेन देन करता है, सरकारी बॉन्ड जारी करता है और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें लोन भी देता है। एक तरह से सरकार का आर्थिक सलाहकार भी है। और अगर कोई बैंक मुश्किल में आ जाए, डूबने लगे, तब आरबीआई क्या करता है? तब आरबीआई अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अंतिम ऋणदाता की, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। अंतिम ऋणदाता? हाँ, मतलब अभी किसी बैंक को कहीं और से बाजार से नकदी नहीं मिल पा रही है और वो संकट में है, तो आरबीआई उसे बचाने के लिए लोन देता है। ऐसा इसलिए ताकि लोगों का बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा बना रहे और कोई एक बैंक फेल होने से पूरा सिस्टम न गड़बड़ा जाए। ये तो बहुत जरूरी है। हाँ, इसके अलावा आरबीआई पूरे बैंकिंग सिस्टम का रेगुलेशन और सुपरविजन भी करता है। मतलब नियम बनाना और ये देखना कि बैंक उन नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। इसके लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 भी है। और एक और काम है देश के विदेशी मुद्रा भंडार माने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का प्रबंधन करना और रुपये की विनिमय दर को स्थिर रखने की कोशिश करना। बाप रे, आरबीआई के तो बहुत सारे काम हैं। हाँ, ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। ठीक है, बैंकों और आरबीआई के अलावा एक और टर्म सुनने को मिलता है एनबीएफसीज। ये क्या बलाएं हैं और ये बैंकों से कैसे अलग हैं? एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये कंपनियां फाइनेंस का काम तो करती हैं, जैसे लोन देना, शेयर खरीदना बेचना, लीजिंग, किराया खरीद, हायर परचेज, चिट फंड वगैरह। लेकिन ये बैंक नहीं होती। मुख्य अंतर ये है कि एनबीएफसी आम जनता से मांग जमा, डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं कर सकती। मांग जमा मतलब वो पैसा जो आप जब चाहे निकाल सकें, जैसे सेविंग या करंट अकाउंट में होता है। एनबीएफसीज में आप ऐसे खाते नहीं खोल सकते। हाँ, वो टर्म डिपॉजिट ले सकती हैं, मतलब फिक्स डिपॉजिट टाइप। अच्छा, और क्या अंतर है? दूसरा,
ये पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का हिस्सा नहीं होती, मतलब बैंक की तरह खुद के नाम पर चेक जारी नहीं कर सकती। और एक बहुत बड़ा अंतर है कि इनके जमाकर्ताओं को DIGC का बीमा कवर नहीं मिलता, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। बैंकों में तो 5 लाख रुपए तक की जमा सुरक्षित होती है ना? हाँ, होती है। वो सुरक्षा NBFC के जमाकर्ताओं को नहीं मिलती। इन्हें भी RBI से लाइसेंस लेना होता है और RBI इन्हें रेगुलेट भी करता है, लेकिन इनके नियम बैंक्स जितने सख्त नहीं होते। समझ गया। अच्छा, और MFI क्या होते हैं? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। इनका जिक्र अक्सर गरीबों को लोन देने के संदर्भ में होता है। हाँ, MFI यानी सूक्ष्म वित्त संस्थान। ये उन लोगों या छोटे समूहों को छोटे छोटे लोन देते हैं, माइक्रो क्रेडिट। आमतौर पर रकम छोटी होती है, जैसे 1 लाख तक, जिनकी पहुंच बड़े बैंकों तक नहीं होती है। अच्छा। खासकर ग्रामीण इलाकों में कम आय वाले परिवारों, महिलाओं को ये लोन देते हैं। ये अक्सर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SHG या जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स JLG के जरिए काम करते हैं। इनका मकसद क्या है? इनका मुख्य मकसद है वित्तीय समावेशन को बढ़ाना, फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब समाज के सबसे निचले तबके तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाना और गरीबी कम करने में मदद करना। इन्हें भी RBI ही रेगुलेट करता है। ठीक है। अब थोड़ा सा भारत में बैंकिंग के इतिहास पे नजर डाल लेते हैं। ये आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत कैसे हुई थी यहाँ? देखिए, भारत में आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत तो अंग्रेजों के जमाने में ही हो गई थी। 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। ये काफी पुराने हैं। हाँ, सुना है इनके बारे में। इन्हीं तीनों बैंकों को 1921 में मिलाकर एक बड़ा बैंक बनाया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, इंपीरियल बैंक। हाँ, फिर जब देश आजाद हुआ तो 1955 में इसी इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI बनाया गया, जो आज देश का सबसे बड़ा बैंक है। अच्छा, तो SBI पहले इंपीरियल बैंक था। जी हाँ। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का भी बड़ा जिक्र होता है इतिहास में। वो कब और क्यों हुआ था? हाँ, राष्ट्रीयकरण एक बड़ा कदम था। 1969 में इंदिरा गांधी की सरकार ने 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। 14 बैंक? हाँ, और फिर 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि बैंकिंग सेवाओं का लाभ सिर्फ शहरों और बड़े लोगों तक ही सीमित न रहे, बल्कि आम लोगों तक, गांव तक पहुंचे। साथ ही सरकार ये भी चाहती थी कि बैंक उद्योगों के साथ साथ कृषि जैसे जरूरी क्षेत्रों को भी प्राथमिकता से लोन दें। बैंकिंग सुधारों के लिए बाद में नरसिम्हम समिति की सिफारिशें भी काफी अहम रही हैं। ठीक है। तो आज अगर हम देखें तो भारत में कितने तरह के बैंक काम कर रहे हैं? मतलब इनका वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं? मोटे तौर पर हम भारतीय बैंकिंग प्रणाली को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, संगठित क्षेत्र ऑर्गेनाइज सेक्टर और असंगठित क्षेत्र अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। असंगठित मतलब? असंगठित में आते हैं साहूकार, महाजन, देशी बैंकर वगैरह, जिन पर RBI का नियंत्रण बहुत कम या नहीं होता। ये अभी भी ग्रामीण इलाकों में काफी सक्रिय है। और संगठित क्षेत्र? संगठित क्षेत्र में सबसे ऊपर तो RBI है ही। फिर आते हैं वाणिज्यिक बैंक, मतलब कमर्शियल बैंक्स। इनमें सरकारी बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स जैसे SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह। हाँ। फिर निजी क्षेत्र के बैंक हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक। और कुछ विदेशी बैंक भी हैं, फॉरेन बैंक्स जैसे सिटी बैंक, HSBC। ठीक है। इनके अलावा सहकारी बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स। ये राज्य, जिला और स्थानीय स्तर पर होते हैं और ज्यादातर कृषि और ग्रामीण जरूरतों के लिए काम करते हैं। और फिर है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, RRBs। RRBs का क्या खास काम है? इन्हें खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जरूरतों जैसे छोटे किसान, मजदूर, कारीगरों को लोन और बैंकिंग सुविधाएं देने के लिए बनाया गया था। अच्छा, क्या कुछ खास मकसद वाले बैंक भी हैं भारत में? हाँ, कुछ विशेष वित्तीय संस्थान भी स्थापित किए गए हैं। जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, यानी NABARD। नाबार्ड, हाँ, इसका नाम बहुत सुना है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1982 में शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई थी। अच्छा, इसका काम क्या है? नाबार्ड सीधे लोगों को लोन नहीं देता, बल्कि ये कृषि, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और ग्रामीण विकास के लिए फाइनेंस की व्यवस्था करता है। ये RRBs और सहकारी बैंकों को रीफाइनेंस करता है और उनकी देखरेख भी करता है। अच्छा।
इसी तरह उद्योगों को लंबे समय के लिए लोन देने के लिए पहले कुछ विकास बैंक्स, डेवलपमेंट बैंक्स बनाए गए थे, जैसे आईडीबीआई, आईएफसीआई, आईसीआईसी शुरुआत में। हालांकि अब इनमें से ज्यादातर कमर्शियल बैंक बन गए हैं। समझ गया। अब आते हैं क्रेडिट यानी उधार पर। अर्थव्यवस्था में इसका क्या रोल है? क्या ये हमेशा फायदेमंद ही होता है? देखिए, क्रेडिट या उधार अर्थव्यवस्था के लिए ईंधन की तरह है। वाह, बहुत जरूरी है। इसी से तो निवेश होता है। कैसे? सोचिए, किसानों को बीज, खाद खरीदने के लिए लोन मिलता है, व्यापारियों को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए लोन मिलता है, आम लोगों को घर बनाने, गाड़ी खरीदने या बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन मिलता है। हाँ, बिल्कुल। इस लोन से बाजार में मांग बढ़ती है, फिर उस मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ता है। तो इस तरह आर्थिक विकास होता है। ये इसका सकारात्मक पहलू है, पॉजिटिव रोल। लेकिन इसका एक नकारात्मक पहलू भी तो है, वो कर्ज का जाल जिसे कहते हैं, डेट ट्रैप। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसका अंधेरा पक्ष है। अगर लोन सोच समझकर न लिया जाए या किसी वजह से उसे चुकाने की क्षमता न रहे, तो व्यक्ति या परिवार कर्ज के जाल में फंस सकता है। खासकर अगर लोन ऊंची ब्याज दरों वाले अनौपचारिक स्रोतों से लिया गया हो, जैसे साहूकारों से, तब स्थिति बहुत खराब हो सकती है। हमने किसानों की आत्महत्या के मामलों में ये देखा भी है। हाँ, ये बहुत दुखद है। इसलिए लोन लेते समय और देते समय भी दोनों तरफ से सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। क्रेडिट एक दो-धारी तलवार है। सही कहा। अच्छा, आजकल की बात करें तो बैंकिंग तो पूरी तरह बदल गई है। सब कुछ मोबाइल पर आ गया है। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं। डिजिटल बैंकिंग ने पूरी क्रांति ला दी है। नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एप्स, इनसे बैंक अब 24/7 हमारी जेब में है। और यूपीआई? हाँ, यूपीआई ने तो कमाल ही कर दिया है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। पैसों का लेन देन इतना आसान, इतना तेज पहले कभी नहीं था। डिजिटल वॉलेट्स जैसे पेटीएम, फोन पे, इनका इस्तेमाल भी कितना आम हो गया है। ये बात तो है। और सरकार भी तो बहुत जोर दे रही है कि सब लोग बैंकिंग से जुड़ें। सही कहा। इसे कहते हैं वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। मतलब ये सुनिश्चित करना कि देश के हर नागरिक तक, खासकर गरीब और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों तक, बैंकिंग, लोन, बीमा जैसी वित्तीय सेवाएं आसानी से और सस्ते में पहुंचे। इसके लिए कोई योजना भी है? हाँ, प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। इसके तहत करोड़ों लोगों के बैंक खाते खोले गए, जीरो बैलेंस पर। इससे लोगों को सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे उनके खाते में मिलने लगा और वो वित्तीय सिस्टम से जुड़े। ये बहुत जरूरी था। तो आज हमने पैसे की कहानी से लेकर, मतलब बार्टर सिस्टम से लेकर आधुनिक डिजिटल बैंकिंग तक का एक लंबा सफर तय किया। हमने पैसे के काम समझे, उसके अलग अलग रूप देखे, बैंकों के काम जाने, हमारे सेंट्रल बैंक RBI की भूमिका और उसके टूल्स को समझा, NBFCs और MFIs के बारे में जाना, भारत में बैंकिंग का इतिहास देखा, क्रेडिट के अच्छे बुरे पहलू देखे और आखिर में वित्तीय समावेशन पर भी बात की। हाँ, और ये बिल्कुल साफ है कि पैसा और बैंकिंग किसी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था की, कह सकते हैं, लाइफलाइन है। जहाँ पैसा लेन देन को संभव और आसान बनाता है, वहीं बैंक्स लोगों की बचत को इकट्ठा करके उसे निवेश में बदलते हैं, जिससे विकास को गति मिलती है। RBI जैसी संस्थाएं इस पूरी व्यवस्था को स्थिर और भरोसेमंद बनाए रखने का काम करती हैं। और हाँ, प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से इन सभी कॉन्सेप्ट्स, संस्थाओं और उनके कामों की साफ और सही समझ रखना बहुत ही जरूरी है। इन जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जिस तेजी से डिजिटल करेंसी, जैसे कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC की बातें हो रही हैं और नई फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फिनटेक आ रही हैं, क्या आपको लगता है कि भविष्य में पारंपरिक बैंकों और कागज के नोटों का इस्तेमाल बहुत कम हो जाएगा? क्या हम पूरी तरह कैशलेस हो सकते हैं? अगर हाँ, तो इसका हमारी जिंदगी और अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? ये वाकई सोचने वाला सवाल है। आप क्या सोचते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। अर्थव्यवस्था ये शब्द सुनते ही कई बार लगता है कि अरे ये कितनी उलझी हुई चीज है ना? लेकिन अगर हम इसे एक बड़े सिस्टम की तरह देखें, सोचिए जैसे एक मशीन हो जिसके अलग अलग पुर्जे हैं और वो सब एक दूसरे से जुड़े हैं, मिलकर काम कर रहे हैं, तो शायद तस्वीर काफी साफ हो जाती है। खासकर जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों, जैसे SSC या UPSC, तब तो ये बुनियादी समझ बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। तो आज हम इसी बुनियाद पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि अर्थव्यवस्था की ये बनावट, ये ढांचा आखिर है कैसा,
कौन है इसके हिस्से और ये आपस में जुड़े कैसे हैं। बिल्कुल। आज हमारा मकसद देखिए यही है कि अर्थव्यवस्था के इन मुख्य किरदारों को पहचाने, समझे कि उनके बीच पैसे और चीज़ों का लेन देन मतलब वो जो प्रवाह है वो कैसे चलता है, और फिर ये भी देखेंगे कि इतने बड़े देश की पूरी आर्थिक गतिविधि को आखिर मापा कैसे जाता है। हम इसे धीरे धीरे परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे ताकि हर पहलू एकदम साफ हो जाए। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये सोचना कि अर्थव्यवस्था एक सिस्टम है, ये काफी मददगार है, जैसे आपने कहा एक मशीन की तरह। तो इस मशीन के मुख्य पुर्जे कौन-कौन से हैं? मतलब मुख्य खिलाड़ी कौन है इसमें? हाँ देखिए, मुख्य रूप से हम 4 बड़े खिलाड़ी या हिस्से मान सकते हैं सिस्टम के। पहला और सबसे बुनियादी है परिवार, हाउस होल्ड्स। इसमें हम और आप जैसे सभी लोग आ जाते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि हम सिर्फ उपभोक्ता ही नहीं हैं, बल्कि हम ही उत्पादन के साधनों के मालिक भी हैं। उत्पादन के साधन? मतलब? जैसे जमीन या हमारी मेहनत। हाँ बिल्कुल। अर्थशास्त्र में हम 4 मुख्य साधन मानते हैं। एक तो है जमीन यानी लैंड, जिसमें सिर्फ धरती नहीं सारे प्राकृतिक संसाधन आ गए। दूसरा है श्रम यानी हम लोगों की मेहनत, हमारी काबिलियत। तीसरा है पूंजी। अब इसमें मशीनें, औजार, इमारतें, पैसा वो सब आता है जो और उत्पादन करने में मदद करे। और चौथा, बहुत जरूरी, उद्यमशीलता। मतलब वो क्षमता जो जोखिम उठाए, इन सब साधनों को इकट्ठा करे और उत्पादन शुरू करे। तो परिवार या हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो इन चारों साधनों का मालिक होता है, और वो ये साधन कंपनियों को मुहैया कराता है। अच्छा, तो परिवार साधनों के मालिक हैं और वो इन्हें कंपनियों को देते हैं। तो फिर दूसरा खिलाड़ी यानी कंपनियां या फर्म्स, उनका क्या काम हुआ? फर्मों का मुख्य काम है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना। वो चाहे बिस्कुट बनाने वाली फैक्ट्री हो या कोई सॉफ्टवेयर कंपनी या फिर एक डॉक्टर का क्लिनिक, ये सब फर्में हैं। लेकिन उत्पादन करने के लिए उन्हें किसकी जरूरत पड़ेगी? उन्हीं साधनों की जो परिवारों के पास हैं, जमीन, श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता। तो फर्में परिवारों से ये साधन लेती हैं, उन्हें इस्तेमाल करके चीजें बनाती हैं। और बदले में परिवारों को उनका भुगतान करती होंगी। हाँ बिल्कुल, उनका भुगतान करती हैं, किराया, मजदूरी, ब्याज, मुनाफा, इस रूप में। ठीक है, तो परिवार हो गए, फर्में हो गई। अब तीसरा खिलाड़ी सरकार, गवर्नमेंट। सरकार की क्या भूमिका है इसमें? सरकार की भूमिका बहुत अहम है। वो सिर्फ देखती नहीं रहती, सरकार नियम कानून बनाती है ताकि ये पूरा सिस्टम ठीक से चले। वो टैक्स लगाती है, परिवारों पर भी जैसे इनकम टैक्स, और फर्मों पर भी जैसे कॉर्पोरेट टैक्स। और फिर उस टैक्स के पैसे से वो सार्वजनिक सेवाएं देती है। सोचिए, सड़कें बनवाना, स्कूल चलाना, अस्पताल खोलना, देश की सुरक्षा, ये सब। और कभी-कभी सरकार सीधे लोगों की मदद भी करती है, जैसे पेंशन देना या सब्सिडी देना। तो सरकार एक तरह से रेफरी भी है और थोड़ी खिलाड़ी भी। ये बात तो है, रेफरी और खिलाड़ी दोनों। और चौथा खिलाड़ी आपने बताया था विदेशी क्षेत्र, यानी बाकी दुनिया। हाँ, आज के जमाने में कोई भी देश देखिए अकेला नहीं चल सकता। हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। हम दूसरे देशों से सामान मंगवाते हैं, इसे हम कहते हैं आयात, इंपोर्ट्स। और हम अपना सामान दूसरे देशों को बेचते भी हैं, इसे कहते हैं निर्यात, एक्सपोर्ट्स। तो ये चौथा सेक्टर यानी विदेशी क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था को बाकी दुनिया से जोड़ता है। तो ये चारों परिवार, फर्म, सरकार और विदेशी क्षेत्र, इनके बीच लगातार लेन देन चलता रहता है। ये लेन देन किस तरह का होता है? मतलब क्या चीज घूमती है इनके बीच में? देखिए, 2 मुख्य चीजें घूमती हैं। एक तो है वास्तविक प्रवाह, मतलब वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह। जैसे परिवार फर्मों को साधन देते हैं, अपनी मेहनत, अपनी जमीन। और फर्में परिवारों को वस्तुएं और सेवाएं देती हैं, खाना, कपड़े, फोन वगैरह। और दूसरा है मौद्रिक प्रवाह, यानी पैसे का प्रवाह। फर्में परिवारों को साधनों के बदले भुगतान करती हैं, वेतन, किराया, ब्याज, लाद के रूप में। और परिवार वस्तुओं और सेवाओं के बदले फर्मों को भुगतान करते हैं जब वो सामान खरीदते हैं। अच्छा, यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। ये पैसे का घूमना, यानी आय का चक्रीय प्रवाह, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। चलिए इसे जरा और खोलते हैं। आपने कहा परिवार फर्मों को अपनी सेवाएं देते हैं, जैसे नौकरी, या साधन देते हैं, जैसे जमीन किराए पर। बदले में फर्मों से उन्हें पैसा मिलता है। बिल्कुल। फर्म्स जब इन साधनों का इस्तेमाल करती हैं तो उन्हें उनका भुगतान करना पड़ता है।
श्रम के बदले क्या मिलता है? वेतन या मजदूरी? हम्म? जमीन के बदले किराया? रेंट, पूंजी के बदले ब्याज, इंटरेस्ट? और उद्यमशीलता के बदले मिलता है मुनाफा। प्रॉफिट, इन सबको मिलाकर हम कहते हैं कारक आय। फैक्टर इनकम। ये पैसा फर्मों से निकलकर परिवारों की जेब में पहुंच गया। और फिर परिवार इस पैसे का क्या करते हैं? जाहिर है, अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए खर्च करते हैं। वे बाजार जाकर उन्हीं फर्मों द्वारा बनाई गई वस्तुएं और सेवाएं खरीदते हैं। खाना, कपड़े, फोन, गाड़ी, जो भी हो, एकदम सही। तो जो पैसा कारक आय के रूप में परिवारों के पास आया था, वही पैसा अब उपभोग व्यय, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में वापस फर्मों के पास पहुंच गया। देखा आपने, पैसा फर्मों से चला, परिवारों तक आय बनकर पहुंचा, और फिर परिवारों से खर्च होकर वापस फर्मों तक पहुंच गया। ये एक चक्र बन गया। इसी बुनियादी चक्र को हम आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। ये दिखाता है कि पैसा अर्थव्यवस्था में एक हाथ से दूसरे हाथ घूमता रहता है, रुकता नहीं। ये तो हुआ एक सरल सा मॉडल, सिर्फ परिवार और फर्म। लेकिन असल दुनिया में तो सरकार भी है। अब सरकार के आने से इस चक्र पर क्या असर पड़ता है? सरकार के आने से ये चक्र थोड़ा और जटिल, हाँ, लेकिन ज्यादा यथार्थवादी हो जाता है। सरकार क्या करती है? वो टैक्स लेती है। परिवारों से इनकम टैक्स, फर्मों से कॉर्पोरेट टैक्स, चीजें खरीदने पर जीएसटी जैसा अप्रत्यक्ष कर। ये टैक्स क्या है? ये एक तरह से इस चक्रीय प्रवाह से पैसे का रिसाव है। मतलब पैसा परिवारों और फर्मों के हाथ से निकलकर सरकार के पास चला गया। वो सीधा उपभोग या उत्पादन में खर्च नहीं हो रहा उस वक्त। लेकिन सरकार इस पैसे को सिर्फ रखती तो नहीं है ना, वो इसे खर्च भी तो करती होगी। बिल्कुल, सरकार इस टैक्स से मिले पैसे को वापस अर्थव्यवस्था में डालती है। इसे हम कहते हैं अंतःक्षेपण, इंजेक्शन। कैसे? सरकार खुद चीजें और सेवाएं खरीदती है। सोचिए, सड़क बनाने के लिए सीमेंट, स्टील खरीदना, सरकारी कर्मचारियों को वेतन देना, इसे हम सरकारी व्यय, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसके अलावा सरकार कुछ पैसा बिना किसी सेवा या वस्तु के बदले भी देती है, जैसे बुजुर्गों को पेंशन, छात्रों को स्कॉलरशिप या किसानों को सब्सिडी। इसे हस्तांतरण भुगतान, ट्रांसफर पेमेंट्स कहते हैं। ये पैसा भी वापस परिवारों या फर्मों के पास पहुंच जाता है। अच्छा, तो सरकार टैक्स के रूप में पैसा निकालती है, जो हुआ लीकेज, और अपने खर्चों और हस्तांतरण भुगतान के जरिए पैसा वापस डालती है, जो हुआ इंजेक्शन। ये संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी लगता है। हाँ, बिल्कुल। अगर सरकार जितना टैक्स ले रही है उतना ही खर्च कर दे तो प्रवाह पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सरकार टैक्स ज्यादा ले और खर्च कम करे, जिसे हम बजट सरप्लस कहते हैं, तो अर्थव्यवस्था में पैसे का प्रवाह कम हो सकता है। इससे मंदी का डर रहता है। और अगर सरकार टैक्स कम ले और खर्च ज्यादा करे, यानी बजट घाटा, तो प्रवाह बढ़ सकता है, जिससे महंगाई का खतरा हो सकता है। इसीलिए सरकार अपनी राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी के जरिए इन लीकेज और इंजेक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। ये तो हुई सरकार की बात। अब चौथा खिलाड़ी भी है विदेशी क्षेत्र। जब हम आयात और निर्यात करते हैं, तो इस चक्रीय प्रवाह पर क्या असर होता है? देखिए, विदेशी क्षेत्र के जुड़ने से हमारी अर्थव्यवस्था एक खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी बन जाती है। अब पैसे का प्रवाह सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, बल्कि देश और बाकी दुनिया के बीच भी होता है। जब हम अपना सामान या सेवाएं, मान लीजिए सॉफ्टवेयर सेवाएं या हमारे देश में बने कपड़े, दूसरे देशों को बेचते हैं, यानी निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट्स करते हैं, तो हमें बदले में विदेशी मुद्रा मिलती है। ये पैसा हमारे देश की अर्थव्यवस्था में आ रहा है। तो ये भी एक तरह का अंतःक्षेपण है, इंजेक्शन है। इससे हमारे देश की कुल आय बढ़ती है। और जब हम दूसरे देशों से सामान मंगवाते हैं, जैसे कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स या मशीनें, यानी आयात करते हैं, तब हमें उनका भुगतान करना पड़ता है। मतलब पैसा हमारे देश से बाहर जाता है। तो आयात हमारे चक्रीय प्रवाह से एक रिसाव है, लीकेज। ये पैसा हमारे देश के उत्पादकों के पास जाने के बजाय विदेशी उत्पादकों के पास चला जाता है। तो एक खुली अर्थव्यवस्था में कुल आय पर निर्यात, जो इंजेक्शन है, और आयात, जो लीकेज है, का भी असर पड़ता है। अगर निर्यात आयात से ज्यादा है तो अच्छा है, देश की आय बढ़ेगी। अगर आयात ज्यादा है तो आय कम होगी। तो अब तस्वीर पूरी तरह साफ हो रही है। परिवार, फर्म, सरकार और विदेशी क्षेत्र, ये चारों मिलकर एक जटिल लेकिन लगातार चलने वाला सिस्टम बनाते हैं, जिसमें पैसे और वस्तुओं सेवाओं का लेन देन होता रहता है, और जिसमें टैक्स, सरकारी खर्च, हस्तांतरण भुगतान, आयात और निर्यात जैसे लीकेज और इंजेक्शंस भी शामिल हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है
कि इतने सारे लेन देन और प्रवाह के बीच हम ये कैसे पता लगाएं कि देश की अर्थव्यवस्था कुल मिलाकर कितना अच्छा या बुरा कर रही है। उसकी सेहत का कह लीजिए थर्मामीटर क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं पर देखिए, राष्ट्रीय आय लेखांकन, नेशनल इनकम अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। जी ये एक तरह का अकाउंटिंग सिस्टम है, जैसे किसी कंपनी का होता है ना हिसाब किताब, जी जी वैसा ही पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए। जी इसका मुख्य काम है एक निश्चित अवधि में, मान लीजिए 1 साल में, एक देश के अंदर या उसके नागरिकों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को मापना। आपने अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर जोर दिया। इसका क्या मतलब है? अंतिम क्यों? अंतिम का मतलब है वो वस्तुएं या सेवाएं जो या तो सीधे उपभोग के लिए इस्तेमाल होती हैं, जैसे हमने ब्रेड खरीदी और खा ली, ये अंतिम है, या फिर निवेश के लिए इस्तेमाल होती हैं, जैसे किसी फैक्ट्री ने नई मशीन खरीदी, ये भी अंतिम है। हमें उन चीजों को नहीं गिनना है जो उत्पादन प्रक्रिया में बीच में ही इस्तेमाल हो जाती हैं। उन्हें हम मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं। जैसे ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ आटा या गेहूं, अगर हम गेहूं की कीमत भी गिन लें और फिर ब्रेड की कीमत भी गिन लें, तो गेहूं की कीमत 2 बार गिनी जाएगी ना। इसी दोहरी गणना से बचने के लिए हम सिर्फ अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य ही जोड़ते हैं। अच्छा, तो राष्ट्रीय आय लेखांकन हमें दोहरी गणना से बचते हुए देश की कुल आर्थिक गतिविधि का एक माप देता है। इससे हमें पता क्या चलता है, इसका फायदा क्या है? इससे हमें मुख्य रूप से 2 बातें पता चलती हैं। एक तो अर्थव्यवस्था का आकार, साइज कितना बड़ा है। दूसरा, वो पिछले साल की तुलना में बढ़ रही है या घट रही है, यानी उसकी आर्थिक वृद्धि दर, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्या है। ये आंकड़े सरकार को नीतियां बनाने, भविष्य की योजनाएं तैयार करने और हाँ, दूसरे देशों से तुलना करने में भी मदद करते हैं। और प्रतियोगी परीक्षाओं में तो इन आंकड़ों और इनसे जुड़ी अवधारणाओं से सवाल अक्सर ही आते हैं। आपने शायद कुछ नाम सुने होंगे, जैसे जीडीपी, जीएनपी, ये सब क्या है? हाँ, ये राष्ट्रीय आय को मापने के कई अलग अलग तरीके या मापक हैं, एग्रीगेट्स हैं। ये थोड़ी थोड़ी अलग जानकारी देते हैं। सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा होती है वो है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ये क्या है? ये किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर 1 साल में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य है। इसमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उत्पादन किसने किया, देश के नागरिक ने या विदेशी नागरिक ने, बस उत्पादन देश के अंदर होना चाहिए। फिर आता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ये किसी देश के नागरिकों द्वारा 1 साल में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है, चाहे वो उत्पादन देश के अंदर किया गया हो या विदेश में। इसमें हम देश में विदेशियों की कमाई घटा देते हैं और विदेशों में अपने नागरिकों की कमाई जोड़ देते हैं। फिर आते हैं एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, और एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। इनमें नेट या शुद्ध का मतलब है कि उत्पादन प्रक्रिया के दौरान जो मशीनरी या पूंजी की घिसावट हुई है, डिप्रिसिएशन हुई है, उसके मूल्य को इसमें से घटा दिया गया है। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, ये सब सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें काफी बारीक फर्क हैं जो समझना जरूरी है, खासकर परीक्षाओं के लिए। बिल्कुल, ये सभी मापक अर्थव्यवस्था की अलग-अलग लेकिन महत्वपूर्ण तस्वीर पेश करते हैं। जैसे जीडीपी बताता है देश के अंदर कितनी आर्थिक गतिविधि हुई, जबकि जीएनपी बताता है देश के नागरिकों ने कुल कितना कमाया। एनएनपी को अक्सर राष्ट्रीय आय का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। इन सब के बीच के अंतर क्या हैं, इन्हें कैसे कैलकुलेट करते हैं और भारत के संदर्भ में इनका क्या महत्व है, इस पर हम अगली बार विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अगर हम आज की चर्चा का सार देखें, ये पूरा ढांचा समझना क्यों जरूरी है? अर्थव्यवस्था के ये 4 खिलाड़ी, उनके बीच का वो चक्रीय प्रवाह, सरकार और विदेशी व्यापार की भूमिका, और फिर राष्ट्रीय आय के ये मापक, एक छात्र के लिए इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर इसे हम बड़ी तस्वीर में रखकर देखें तो ये समझना एक तरह से अर्थव्यवस्था के एक्सरे की तरह है। ये दिखाता है कि कैसे एक हिस्सा दूसरे पर निर्भर है। जब आप अखबार में पढ़ते हैं कि सरकार ने टैक्स घटा दिया, या रिजर्व बैंक ने ब्याज दरें बदल दी, या हमारा निर्यात बढ़ गया, तो ये बुनियादी ढांचा आपको समझने में मदद करता है कि इन चीज़ों का असर कहाँ और कैसे पड़ेगा। किस पर पड़ेगा? परिवारों पर, फर्मों पर, या दोनों पर?
हाँ, ये बात तो सही है। जैसे अगर हमें पता है कि आयात एक लीकेज है, तो जब हम सुनते हैं कि कच्चा तेल महंगा होने से हमारा आयात बिल बढ़ गया, तो हम समझ सकते हैं कि इसका असर हमारे देश की कुल आय पर और शायद रुपए की कीमत पर भी पड़ सकता है। ये कड़ियां जोड़ने में मदद मिलती है। तो कि बिल्कुल नींव है, एकदम बेसिक। इसके बिना आप आगे के विषयों जैसे मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स या आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। यह आपको आर्थिक समाचारों, संपादकीय लेखों और सरकारी रिपोर्टों का विश्लेषण करने के लिए एक ठोस आधार देता है। तो संक्षेप में कहें, आज हमने ये समझा कि अर्थव्यवस्था एक बेहद सक्रिय और जुड़ा हुआ सिस्टम है। इसमें परिवार, फर्में, सरकार और विदेशी क्षेत्र, ये 4 मुख्य किरदार हैं जो आय और व्यय के एक चक्रीय प्रवाह के जरिए लगातार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सरकार टैक्स और खर्चों से और विदेशी क्षेत्र आयात और निर्यात से इस प्रवाह को प्रभावित करते हैं। और इस पूरी विशाल आर्थिक गतिविधि को मापने के लिए हम राष्ट्रीय आय लेखांकन का इस्तेमाल करते हैं, जिसके तहत जीडीपी, जीएनपी जैसे कई महत्वपूर्ण मापक आते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल यूं समझिए सोचने के लिए उठता है। जब हम राष्ट्रीय आय, खासकर जीडीपी की गणना करते हैं, तो क्या ये देश में होने वाली सारी आर्थिक गतिविधियों को सही सही दर्शा पाता है? जरा सोचिए, घर पर जो महिलाएं इतना काम करती हैं बिना किसी वेतन के, क्या उसका मूल्य इसमें जुड़ता है? या जब कोई फैक्ट्री उत्पादन करती है लेकिन उससे पर्यावरण को नुकसान होता है, तो क्या वो नुकसान जीडीपी से घटाया जाता है? या वो लेन देन जो चोरी छुपे होते हैं, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, जिसे हम ब्लैक इकोनॉमी या अंडरग्राउंड इकोनॉमी कह देते हैं, क्या वो इसमें शामिल हो पाता है? शायद नहीं। तो क्या ये आंकड़े जो हम इतनी मेहनत से निकालते हैं, हमें देश की सच्ची आर्थिक और सामाजिक तस्वीर दिखाते हैं, या इनमें कुछ अहम पहलू छूट जाते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। ये वाकई एक गहरा सवाल है। शायद जीडीपी जैसे आंकड़े जरूरी हैं, पर हमें उनकी सीमाओं को भी समझना होगा। खैर, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। अगले बार हम राष्ट्रीय आय के इन्हीं विभिन्न मापकों जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और एनडीपी को और ज्यादा गहराई से समझेंगे। उनके बीच क्या अंतर है, उन्हें कैसे मापा जाता है और भारत के लिए कौन सा मापक ज्यादा प्रासंगिक है, इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। आज की चर्चा पर आपके क्या विचार है? क्या आपको अर्थव्यवस्था की संरचना और आय का चक्रीय प्रवाह ठीक से समझ आया? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार। अब मेरा अगला टॉपिक है बैंकिंग। ये एक ऐसा विषय है जो न सिर्फ हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है, बल्कि अगर आप लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस, तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। हाँ बिल्कुल, हम सब बैंकों से किसी न किसी तरह जुड़े ही हैं। वही तो, पैसा जमा करना हो, निकालना हो, लोन लेना हो, लेकिन ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है, अर्थव्यवस्था में इसकी क्या भूमिका है, आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। अच्छा, एक छोटी सी मजेदार बात से शुरू करें। ये जो शब्द है बैंक, ये आया कहाँ से? हाँ, बताइए। माना जाता है कि ये इटालियन शब्द बैंको से निकला है। बैंको? अच्छा। हाँ। जिसका मतलब होता है बेंच। कहते हैं पुराने जमाने में यूरोप में जो साहूकार पैसे का लेन देन करते थे ना, वो बेंच पर बैठकर ही करते थे। अच्छा। तो वहीं से ये शब्द चलन में आ गया। दिलचस्प है। खैर, तो बैंक होता क्या है? मतलब बहुत ही आसान शब्दों में समझे। देखिए, बैंक एक ऐसी वित्तीय संस्था है जो लोगों से उनका अतिरिक्त पैसा, जिसे हम जमा या डिपॉजिट कहते हैं, वो लेती है। हाँ। और फिर उस पैसे को उन लोगों या व्यवसायों को उधार यानी लोन के रूप में देती है जिन्हें उसकी जरूरत होती है। अच्छा, तो ये एक तरह से पैसों का पुल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, जो बचत करने वालों को जरूरतमंदों से जोड़ता है, एक ब्रिज की तरह। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि बैंक के सबसे बुनियादी और जरूरी काम क्या है, मतलब जिन्हें हम प्राथमिक कार्य या प्राइमरी फंक्शंस कहते हैं। हाँ, मोटे तौर पे 2 काम सबसे अहम है। पहला है जमा स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। अच्छा, तो इसमें वो सब खाते आ गए जो हम खुलवाते हैं। हाँ, बैंक हमें कई तरह के खाते खोलने की सुविधा देते हैं। जैसे एक तो ये आपका बचत खाता या सेविंग्स अकाउंट। हाँ, वो तो हम सबका होता है, छोटी मोटी बचत रखने के लिए। उस पे थोड़ा ब्याज भी मिलता है। सही। फिर आता है चालू खाता यानी करंट अकाउंट। ये खास तौर पर बिजनेस वालों के लिए होता है। हाँ, जहाँ दिन में कई बार पैसा आता जाता रहता है, इसमें शायद ब्याज नहीं मिलता। आमतौर पर नहीं मिलता, पर लेन देन की कोई सीमा नहीं होती। फिर है सावधि जमा यानी फिक्स डिपॉजिट, एफडी। एफडी, हाँ, इसमें एक मुश्त पैसा एक तय समय के लिए रख देते हैं। बिल्कुल।
और क्योंकि पैसा लॉक हो जाता है, बैंक इस पर सेविंग्स अकाउंट से ज्यादा ब्याज देता है। और एक आरडी भी होता है शायद, रेकरिंग डिपॉजिट। हाँ, आवर्ती जमा आरडी। ये उन लोगों के लिए बढ़िया है जो हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करना चाहते हैं। इसमें हर महीने एक तय रकम एक निश्चित समय तक जमा करनी होती है। अच्छा, तो इन सब खातों से हमारा पैसा सुरक्षित रहता है और थोड़ी कमाई भी हो जाती है। एग्जैक्टली ये हो गया पहला मुख्य काम। और दूसरा? दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम है ऋण और अग्रिम देना, प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस, मतलब लोन देना। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। जैसे घर खरीदने के लिए होम लोन। गाड़ी के लिए कार लोन, पढ़ाई के लिए एजुकेशनल लोन, बिजनेस शुरू करने या बढ़ाने के लिए बिजनेस लोन, किसानों को खेती बाड़ी के लिए एग्रीकल्चरल लोन। सोचिए अगर ये लोन ना हो। हाँ, तो शायद कई लोगों के लिए घर, गाड़ी या अपना बिजनेस शुरू करने का सपना पूरा करना ही मुश्किल हो जाए। बिल्कुल, यही लोन अर्थव्यवस्था में मांग, मतलब डिमांड, और उत्पादन यानी प्रोडक्शन को गति देते हैं। सही कहा। तो ये तो हो गए बैंक के वो काम जो सबसे पहले नजर आते हैं। बिल्कुल, लेकिन इनके अलावा भी बैंक बहुत कुछ करते हैं जिन्हें हम द्वितीयक कार्य या सेकेंडरी फंक्शंस कह सकते हैं। अच्छा, जैसे? इसमें कुछ सेवाएं ऐसी हैं जहां बैंक हमारे एजेंट की तरह काम करता है। एजेंसी फंक्शंस। एजेंट की तरह? मतलब जैसे अगर आपके नाम पर कोई चेक आया है तो बैंक उसे आपके खाते में जमा कर लेगा। हाँ। अगर आपने किसी को चेक दिया है तो बैंक उसका भुगतान करेगा, आपके कहने पर एक जगह से दूसरी जगह पैसा ट्रांसफर करेगा, जैसे NEFT, RTGS, IMPS। हाँ, वो तो हम रोज करते हैं आजकल। बिल्कुल। कई बार बैंक हमारे बिल, बिजली, पानी, फोन, इनका भी भुगतान हमारी तरफ से कर देते हैं, या फिर बीमा की किश्त भर देते हैं। ये सब काम बैंक हमारे एजेंट के तौर पर कर रहा है। समझ गई। और दूसरी तरह की सेकेंडरी सर्विसेज? फिर आती हैं सामान्य उपयोगिता सेवाएं, जनरल यूटिलिटी फंक्शंस, जैसे कीमती सामान या दस्तावेज सुरक्षित रखने के लिए बैंक लॉकर की सुविधा देते हैं। हाँ, लॉकर। अगर विदेश जाना है या बाहर से पैसा मंगाना है तो विदेशी मुद्रा बदलने यानी फॉरेन एक्सचेंज का काम भी बैंक करते हैं। आजकल डिजिटल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, UPI, इन सबको बढ़ावा देना भी बैंकों का एक अहम काम बन गया है। सही बात है। और हाँ, एक बेहद महत्वपूर्ण काम है साख निर्माण यानी क्रेडिट क्रिएशन। हाँ, आपने पहले जिक्र किया था इसका। ये क्या चीज है? इस पर हम थोड़ी देर में विस्तार से बात करेंगे क्योंकि ये बैंकिंग सिस्टम का एक बहुत ही फैसिनेटिंग पहलू है। ओके, ठीक है। तो मतलब बैंक हमारी फाइनेंशियल लाइफ को कई तरह से आसान बनाते हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि भारत में जो इतने सारे बैंक दिखते हैं, SBI, PNB, HDFC, ICICI और फिर कुछ ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक भी होते हैं, क्या ये सब एक ही तरह के होते हैं या इनमें कुछ फर्क है? ये बहुत अच्छा सवाल है। भारत की बैंकिंग संरचना काफी विविध है और अलग-अलग तरह के बैंकों की अपनी खास भूमिकाएं हैं। इन्हें कुछ मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है। हाँ। सबसे पहले वाणिज्यिक बैंक। कमर्शियल बैंक्स। हाँ, ये वो बैंक हैं जिनसे हमारा सबसे ज्यादा वास्ता पड़ता है। इनका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। अच्छा, जैसे SBI, HDFC, ICICI। हाँ, इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स जैसे SBI, PNB भी हैं। निजी क्षेत्र के बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जैसे HDFC, ICICI, एक्सिस भी हैं। और विदेशी बैंक, फॉरेन बैंक्स जैसे सिटी बैंक, HSB भी शामिल है। ये आम जनता और व्यवसायों से जमा लेते हैं और उन्हें लोन देते हैं। ठीक है। फिर आते हैं सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स। ये सहकारिता के सिद्धांत पर चलते हैं, मतलब सदस्यों के आपसी सहयोग से। इनका फोकस क्या होता है? इनका फोकस मुख्य रूप से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में किसानों, छोटे व्यापारियों और मध्यम वर्ग की जरूरतों को पूरा करना होता है। ये राज्य और जिला स्तर पर काम करते हैं। ओके। तीसरे हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, RRBs। जैसा नाम से ही पता चलता है, ये खास तौर पर ग्रामीण इलाकों के लिए बनाए गए हैं। इनका मकसद? इनका लक्ष्य होता है कृषि, छोटे उद्योग और ग्रामीण कारीगरों को लोन और अन्य बैंकिंग सुविधाएं देना, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो। और फिर है विकास बैंक्स, डेवलपमेंट बैंक्स। ये बैंक थोड़े अलग होते हैं। इनका काम आम जनता से सीधे डिपॉजिट लेना नहीं है। तो फिर क्या करते हैं ये? इनका काम है उद्योगों, कृषि और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसे सड़क, बिजली, बंदरगाह वगैरह, इनके विकास के लिए लंबी अवधि का वित्त, मतलब लॉन्ग टर्म फाइनेंस, उपलब्ध कराना। जैसे नाबार्ड का नाम सुना होगा आपने। हाँ, नाबार्ड, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए। बिल्कुल। वैसे ही सिडबी है,
छोटे उद्योगों के लिए। अच्छा। और इन सब के ऊपर है केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक। भारत में ये भूमिका निभाता है भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। आरबीआई, हाँ, ये तो सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये कोई आम बैंक नहीं है जहां हम आप खाता खोल सकें। ये बैंकों का बैंक है, सरकार का बैंकर है और पूरे देश की मौद्रिक और बैंकिंग प्रणाली का रेगुलेटर यानी नियंत्रक है। आरबीआई का जिक्र आया है तो इसकी भूमिका को थोड़ा और समझना जरूरी लगता है, खासकर परीक्षा के नजरिए से। ये कैसे पूरी बैंकिंग व्यवस्था और अर्थव्यवस्था को संभालता है? बिल्कुल, आरबीआई भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। इसके काम बहुत व्यापक हैं, लेकिन कुछ मुख्य कामों पर ध्यान देते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ, बताइए। पहला, मुद्रा जारी करना, करेंसी इशू। देश में नोट छापने का अधिकार सिर्फ आरबीआई के पास है। अच्छा, सारी नोट आरबीआई छापता है? हाँ, 1 रुपए के नोट और सिक्कों को छोड़कर वो वित्त मंत्रालय जारी करता है, पर सर्कुलेशन में आरबीआई के जरिए ही आते हैं। आरबीआई सुनिश्चित करता है कि अर्थव्यवस्था में जरूरत के हिसाब से साफ सुथरी करेंसी उपलब्ध रहे। ठीक है। दूसरा, मौद्रिक नीति का संचालन, मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल। ये आरबीआई का शायद सबसे ज्यादा चर्चित काम है। हाँ, वो रेपो रेट वगैरह जो बदलते रहते हैं। एग्जैक्टली। इसके जरिए आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति मतलब मनी सप्लाई और ब्याज दरों यानी इंटरेस्ट रेट्स को नियंत्रित करता है। इसका मकसद क्या होता है? मकसद होता है महंगाई को काबू में रखना और साथ ही आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देना। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधने जैसा काम है। तीसरा काम है बैंकों का विनियमन और पर्यवेक्षण, रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ बैंक्स। हाँ, आरबीआई सभी बैंकों के लिए नियम कानून बनाता है, उन्हें लाइसेंस देता है, उनकी निगरानी करता है कि वे नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं, ताकि सब ठीक ठाक चलता रहे। हाँ, ताकि बैंकिंग प्रणाली स्थिर रहे और जमाकर्ताओं मतलब हम जैसे लोगों के हितों की रक्षा हो सके। ओके। और चौथा, विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन, मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। देश के पास जो डॉलर, यूरो, सोना वगैरह का भंडार होता है उसे आरबीआई संभालता है। अच्छा, ये क्यों जरूरी है? ये रुपए की विनिमय दर, एक्सचेंज रेट को स्थिर रखने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मदद करता है। ठीक है। और एक आपने कहा था बैंकों का बैंक? हाँ, वो भी है। और एक और महत्वपूर्ण भूमिका है अंतिम ऋणदाता, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। अंतिम ऋणदाता? इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि अगर कोई बैंक वित्तीय संकट में फंस जाता है और उसे कहीं और से मदद नहीं मिलती, तो आरबीआई उसकी मदद के लिए आगे आता है। अच्छा, ताकि वो बैंक डूबने से बच जाए। हाँ, और बैंकिंग सिस्टम में लोगों का भरोसा बना रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वाकई, आरबीआई की जिम्मेदारियां तो बहुत बड़ी हैं। अच्छा, आपने पहले साख निर्माण या क्रेडिट क्रिएशन का जिक्र किया था और कहा था कि ये बैंकिंग का एक फैसिनेटिंग पहलू है। अब जरा इस जादू को समझाइए। ये कैसे होता है कि बैंक अपने पास जमा पैसे से ज्यादा लोन दे पाते हैं? हाँ, ये जादू जैसा लगता जरूर है, पर इसके पीछे एक तर्कसंगत प्रक्रिया है। इसे मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट भी कहते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने बैंक में 1000 रुपए जमा किए। ठीक है, मेरे खाते में 1000 रुपए आ गए। अब आरबीआई के नियमों के मुताबिक बैंक इस पूरी रकम को लोन पर नहीं दे सकता। उसे इस जमा का एक निश्चित हिस्सा रिजर्व यानी आरक्षित निधि के रूप में रखना पड़ता है। रिजर्व क्यों? ये मुख्य रूप से 2 तरह का होता है। पहला, नकद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर। ये जमा का वो हिस्सा है जो बैंकों को नकद रूप में आरबीआई के पास रखना होता है। इस पर बैंकों को कोई ब्याज नहीं मिलता। अच्छा। दूसरा है सांविधिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटोरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर। ये जमा का वो हिस्सा है जो बैंकों को अपने पास ही रखना होता है, लेकिन नकद, सोना या सरकारी प्रतिभूतियों, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जैसी सुरक्षित और तरल संपत्तियों के रूप में। तो ये रिजर्व रखने का मकसद क्या है? इसका उद्देश्य बैंकों की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना है, और साथ ही ये आरबीआई को मनी सप्लाई कंट्रोल करने का एक टूल भी देता है। अच्छा, तो मान लेते हैं कि सीआरआर और एसएलआर मिलाकर कुल रिजर्व की जरूरत 20% है। जी। तो मेरे 1000 रुपए में से बैंक 200 रुपए रिजर्व में रख लेगा? बिल्कुल सही। अब बैंक के पास उधार देने के लिए कितने बचे? 800 रुपए। हाँ, बैंक ये 800 रुपए किसी दूसरे व्यक्ति, मान लीजिए बी, को लोन के तौर पर दे देता है। अब बी इस पैसे से कुछ खरीदता है। मान लीजिए उसने ये पैसा किसी दुकानदार सी को दिया। ठीक है, अब सी क्या करेगा? वो इन 800 रुपए को ले जाकर अपने बैंक खाते में जमा कर देगा। हाँ, पैसा वापस बैंकिंग सिस्टम में आ गया। एग्जैक्टली। अब सी का बैंक उन 800 रुपए पर फिर से 20% रिजर्व रखेगा, यानी 160 रुपए। हाँ, 160 रुपए, और बाकी बचे 640 रुपए किसी और, मान लीजिए डी, को लोन दे सकेगा।
अच्छा, अब डी फिर इसे खर्च करेगा, पैसा किसी और के पास जाएगा और वो फिर बैंक में जमा होगा। ये सिलसिला चलता रहता है। अरे वाह! इसका मतलब मेरे शुरुआती 1000 रुपए की जमा से बैंक ने पहले 800 रुपए का लोन दिया, फिर 640 रुपए का, और ये आगे भी चलता रहेगा कम होते होते? जी हाँ, हर चरण में लोन की रकम थोड़ी कम होती जाएगी। लेकिन अगर आप इन सभी लोन्स को जोड़ें तो वो शुरुआती 1000 रुपए की जमा से कई गुना ज्यादा होंगे। अच्छा, इसी प्रक्रिया को साख निर्माण या क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। इस तरह बैंक अर्थव्यवस्था में पैसे का प्रवाह मतलब लिक्विडिटी बढ़ाते हैं और आर्थिक गतिविधियों को सहारा देते हैं। ये तो कमाल है। हाँ, पर यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि अगर ये लोन खराब हो जाएं, यानी वापस ना आए, जिसे हम एनपीए कहते हैं, तो यही क्रेडिट क्रिएशन का सिस्टम जोखिम को भी कई गुना बढ़ा सकता है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो अब ये साफ हो रहा है कि बैंक सिर्फ पैसे रखने या देने की जगह नहीं है, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था के लिए कितने जरूरी हैं। इनके महत्व को कुछ और बिंदुओं में समेट सकते हैं? जरूर। अर्थव्यवस्था में बैंकिंग के महत्व को हम ऐसे देख सकते हैं। पहला, बचत को गतिशील बनाना, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। मतलब जो पैसा घरों में पड़ा है, उसे सिस्टम में लाना। बिल्कुल। बैंक घरों में पड़ी हुई छोटी छोटी बचतों को इकट्ठा करके उन्हें उत्पादक कामों में लगाते हैं। ये पैसा अगर बैंक में ना आए तो अर्थव्यवस्था के लिए उसका कोई खास उपयोग नहीं हो पाएगा। सही बात है। दूसरा, पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन। जब बैंक इन बचतों को उद्योगों और व्यवसायों को लोन के रूप में देते हैं तो इससे नई फैक्ट्रीज, मशीनें, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। इसी को पूंजी निर्माण कहते हैं, जो किसी भी देश के विकास के लिए अनिवार्य है। ठीक है। तीसरा, व्यापार और वाणिज्य को सुगम बनाना, फैसिलिटेटिंग ट्रेड एंड कॉमर्स। बैंक व्यापारियों को वर्किंग कैपिटल लोन, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी जैसी कई सुविधाएं देते हैं, जिससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आसान होता है। ओके। चौथा, संतुलित क्षेत्रीय विकास। जैसे हमने बात की थी, आरआरबीज और सहकारी बैंकों के जरिए बैंकिंग सेवाएं दूर दराज के और पिछड़े इलाकों तक पहुंचती हैं। हाँ, ताकि वहां भी विकास हो सके। बिल्कुल। और पांचवा, जो आजकल बहुत महत्वपूर्ण है, वित्तीय समावेशन। हाँ, जनधन योजना वगैरह। सही। इन जैसी पहलों के माध्यम से बैंकों ने करोड़ों लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है, जो पहले इससे बाहर थे। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे उन तक पहुंचाना भी आसान हुआ है। ये सब समझने के बाद बैंकिंग की तस्वीर काफी साफ हो जाती है। लेकिन परीक्षा के लिए कुछ और तकनीकी शब्द या कॉन्सेप्ट्स भी हैं जो बार बार सामने आते हैं, जैसे एनपीए, रेपो रेट, बाज़ेल नॉर्म्स। क्या हम इनमें से कुछ जरूरी चीजों पर भी बात कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। ये कुछ ऐसे पहलू हैं जो बैंकिंग सिस्टम की सेहत और आरबीआई की नीतियों को समझने के लिए जरूरी हैं। सबसे पहले बात करते हैं गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीए। हाँ, एनपीए तो बहुत सुनने में आता है। ये होता क्या है असल में? देखिए, जब कोई बैंक लोन देता है तो वो उसके लिए एक एसेट यानी परिसंपत्ति होती है, क्योंकि उससे ब्याज की कमाई होती है। लेकिन अगर उस लोन की किस्त या ब्याज 90 दिन या उससे ज्यादा समय तक वापस नहीं आता। 90 दिन तक? हाँ, 90 दिन या उससे ज्यादा। तो वो लोन बैंक के लिए कमाना बंद कर देता है और उसे एनपीए घोषित कर दिया जाता है। अच्छा, तो मतलब ये फंसा हुआ कर्ज है। सीधा सा हिसाब है। हाँ, ये फंसा हुआ कर्ज है। एनपीए बढ़ना किसी भी बैंक की सेहत के लिए बहुत बुरा है, क्योंकि इससे उसकी कमाई कम होती है और पैसा डूबने का खतरा बढ़ जाता है। इनको भी अलग अलग बांटा जाता है शायद। हाँ, एनपीए को उनकी वसूली की संभावना के आधार पर सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस एसेट जैसी श्रेणियों में बांटा जाता है। तो एनपीए बैंकों के लिए एक बड़ी समस्या है। इससे निपटने के लिए क्या तरीके हैं? एनपीए से निपटना एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए कई कदम उठाए गए हैं। एक महत्वपूर्ण कानून है सरफेसी अधिनियम 2002। सरफेसी एक्ट, ये क्या करता है? इसका पूरा नाम है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। ये कानून बैंकों को अधिकार देता है कि अगर कोई लोन नहीं चुका रहा है तो वे उसकी गिरवी रखी संपत्ति, जैसे मकान, फैक्ट्री। हाँ, मकान, फैक्ट्री, मशीनरी, लेकिन कृषि भूमि को छोड़कर, उसे बिना कोर्ट गए कब्जे में लेकर बेच सकते हैं और अपना पैसा वसूल सकते हैं। अच्छा, ये तो बैंकों के लिए काफी पावरफुल टूल हुआ। हाँ, बिल्कुल। एनपीए की समस्या से निपटने का एक और तरीका हाल में चर्चा में रहा है, बैड बैंक। बैड बैंक? ये क्या कोई बुरा बैंक है? नहीं, नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग है। असल में ये एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एआरसी होती है।
जैसे भारत में सरकार द्वारा समर्थित NARCL नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाई गई है। NARCL। हाँ, सुना है। ये क्या करती है? इसका काम होता है बैंकों से उनके बड़े NPAs को खरीदना। आमतौर पर डिस्काउंट पर खरीदती है। अच्छा, बैंक अपना NPA इनको बेच देते हैं? हाँ, इससे बैंकों की बैलेंस शीट थोड़ी साफ हो जाती है, उनका फंसा हुआ पैसा कुछ हद तक निकल जाता है और वे नए लोन देने पर ध्यान लगा पाते हैं। और फिर ये बैड बैंक उस NPA का क्या करता है? फिर ये बैड बैंक यानी नार्सियल जैसी संस्था उन NPAs को वसूलने या उसे पुनर्गठित करने की कोशिश करती है। समझ गई। ये तो हुए NPA से जुड़े पहलू। अब वो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या है जो हम अक्सर RBI की पॉलिसी आने पर सुनते हैं? हाँ, ये RBI के मौद्रिक नीति के बहुत महत्वपूर्ण उपकरण हैं। ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी यानी LAF के तहत आते हैं। LAF का मकसद है बैंकिंग सिस्टम में रोजाना की तरलता, मतलब लिक्विडिटी यानी नकदी के प्रवाह को मैनेज करना। ठीक है, तो रेपो रेट? रेपो रेट वो ब्याज दर है जिस पर RBI बैंकों को बहुत कम समय के लिए, आमतौर पर रात भर के लिए कर्ज देता है। अच्छा, RBI बैंकों को लोन देता है इस रेट पर? हाँ, और इसके बदले में बैंक सरकारी प्रतिभूतियां यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गिरवी रखते हैं। अगर RBI रेपो रेट बढ़ाता है तो बैंकों के लिए RBI से पैसा लेना महंगा हो जाता है। तो इसका असर हम पर कैसे पड़ता है? इसका असर ये होता है कि बैंक भी आगे अपने लोन जैसे होम लोन, कार लोन महंगे कर सकते हैं। इससे अर्थव्यवस्था में पैसे का प्रवाह कम होता है और महंगाई पर लगाम लग सकती है। रेपो रेट कम करने से उल्टा असर होता है, लोन सस्ते हो सकते हैं। अच्छा, और रिवर्स रेपो रेट? रिवर्स रेपो रेट का उल्टा है। ये वो ब्याज दर है जो RBI बैंकों को तब देता है जब बैंक अपना अतिरिक्त पैसा कम समय के लिए RBI के पास जमा करते हैं। मतलब जब बैंकों के पास ज्यादा पैसा हो? हाँ, जब RBI को लगता है कि बाजार में बहुत ज्यादा पैसा है तो वो रिवर्स रेपो रेट बढ़ाकर बैंकों को प्रोत्साहित कर सकता है कि वे अपना पैसा RBI के पास रखें। इससे सिस्टम से लिक्विडिटी कम होती है। मतलब रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से RBI सीधे तौर पर ब्याज दरों और मनी सप्लाई को प्रभावित करता है? बिल्कुल, ये बहुत अहम टूल्स हैं। अच्छा, एक और शब्द है बेसल नॉर्म्स। ये क्या है? ये नाम भी काफी सुना है। हाँ, बेसल मानक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत बैंकिंग नियम है। इन्हें स्विट्जरलैंड के बेसल शहर में स्थित बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS की एक कमेटी है, BCBS, वो जारी करती है। अंतर्राष्ट्रीय नियम? जी। क्यों जरूरी है ये? इनका मुख्य उद्देश्य है दुनिया भर के बैंकों को ज्यादा मजबूत और सुरक्षित बनाना, खासकर जो पिछले वित्तीय संकट हुए हैं उनसे सबक लेते हुए। ये मानक तय करते हैं कि बैंकों को अपने जोखिम मतलब रिस्क के हिसाब से कितनी न्यूनतम पूंजी मिनिमम कैपिटल रखनी चाहिए ताकि बैंक आसानी से डूबे नहीं। हाँ, बिल्कुल। साथ ही उनके रिस्क मैनेजमेंट के तरीके कैसे होने चाहिए और उनके पास पर्याप्त लिक्विडिटी कैसे बनी रहे, ये सब इसमें तय होता है। इसमें भी अलग अलग वर्जन है शायद, बेसल 1, 2, 3। हाँ, समय समय पर इनमें सुधार हुए हैं। बेसल 1 आया, फिर बेसल 2 और 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद बेसल 3 आया, जिसने नियमों को और कड़ा कर दिया। इसमें कोई खास चीज जो हमें जाननी चाहिए? इसी के तहत एक महत्वपूर्ण पैमाना है पूंजी पर्याप्तता अनुपात, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, CAR, या इसे CAR भी कहते हैं। कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो। ये क्या बताता है? ये बताता है कि बैंक ने अपने जोखिम भरे कर्जों रिस्क वेटेड एसेट्स की तुलना में कितनी पूंजी रखी है। CAR जितना ज्यादा हो, बैंक उतना ही मजबूत माना जाता है। RBI ने भारतीय बैंकों के लिए बेसल मानकों से भी कड़े CAR नियम लागू किए हैं। अच्छा। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि बैंकिंग एक बहुत व्यापक और जटिल प्रणाली है। ये सिर्फ हमारे पैसे का हिसाब किताब नहीं रखती, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को चलाने, उसे दिशा देने और RBI के जरिए उसे स्थिर रखने में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है। बिल्कुल। इसमें चुनौतियां भी हैं, जैसे NPA जिसका हमने जिक्र किया, लेकिन उनसे निपटने के लिए लगातार प्रयास भी हो रहे हैं। सही है। और ये सब हमें एक दिलचस्प सवाल की ओर ले जाता है। आज हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से बैंकिंग को बदल रही है ना? डिजिटल बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट्स, UPI और नई नई फिनटेक कंपनियां लगातार आ रही हैं। हाँ बिल्कुल, सब कुछ फोन पर ही हो जाता है आजकल। तो ऐसे में ये सोचना लाजमी है कि भविष्य में पारंपरिक बैंकों का स्वरूप कैसा होगा। क्या उनका महत्व कम हो जाएगा या वे खुद को इस नई दुनिया के हिसाब से ढाल लेंगे?
ये तो सोचने वाली बात है। और इन बदलावों का आम आदमी पर, अर्थव्यवस्था पर और वित्तीय स्थिरता पर क्या असर पड़ेगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर आने वाले समय में नजर रखनी होगी। आप क्या सोचते हैं? क्या भविष्य पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग का है या पारंपरिक बैंक्स हमेशा बने रहेंगे? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हाँ, जरूर अपने विचार साझा कीजिए। उम्मीद है कि बैंकिंग पर ये चर्चा आप सभी के लिए, खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए, उपयोगी साबित हुई होगी। जब हम ये शब्द सुनते हैं गरीबी, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? क्या सिर्फ पैसों की कमी या फिर ये कुछ और गहरा है? जरा सोचिए, वो बच्चा जो भूखे पेट स्कूल जा रहा है, या वो परिवार जो शायद बच्चों की किताबों या इलाज का खर्च नहीं उठा पा रहा है। ये गरीबी का वो मानवीय पहलू है ना, जिसे हम कई बार आंकड़ों के पीछे शायद महसूस नहीं कर पाते। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि एक तरफ तो हम सुनते हैं कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि आज भी हमारे देश में लाखों करोड़ों लोग गरीबी से जूझ रहे हैं। हाँ, ये विरोधाभास तो है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। कोशिश करेंगे समझने की कि गरीबी आखिर है क्या, इसके अलग अलग रूप कौन से हैं, इसे मापा कैसे जाता है, इसके पीछे के कारण क्या हैं, और भारत ने इससे निपटने के लिए क्या कोशिशें की हैं। और हाँ, ये सारी बातें प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वालों के लिए बहुत जरूरी हैं। हाँ, तो मतलब हमारा लक्ष्य साफ है। इस पूरे मुद्दे से जुड़े जो भी जरूरी तथ्य हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको आसान भाषा में समझना, ताकि इस विषय पर एक अच्छी पकड़ बन सके। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर ये गरीबी, इसकी परिभाषा क्या है? क्या है ये? देखिए, अगर हम एक औपचारिक परिभाषा की बात करें तो गरीबी वो स्थिति है जहां कोई व्यक्ति या परिवार, उसकी आय इतनी कम होती है कि वो जीवन जीने के लिए जो बिल्कुल बुनियादी जरूरतें हैं, जैसे कि पर्याप्त भोजन, तन ढकने को कपड़े और सिर छुपाने के लिए एक छत, ये जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाता। अच्छा, यानी जिसे हम आम भाषा में कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, जब ये बेसिक चीजें जुटाना भी मुश्किल हो जाए, वो गरीबी है। बिल्कुल सही। और इसे थोड़ा और समझने के लिए गरीबी के दो मुख्य प्रकार जानना जरूरी है। पहला है पूर्ण गरीबी, यानी एब्सोल्यूट पॉवर्टी। पूर्ण गरीबी? हाँ, ये गरीबी का वो स्तर है जहां इंसान अपनी जो न्यूनतम शारीरिक जरूरतें हैं, जैसे कि दिन में 2 वक्त का पेट भर खाना मिलना, पहनने को ठीक-ठाक कपड़े होना, रहने के लिए एक सुरक्षित जगह होना, वो भी पूरी नहीं कर पाता। ये बिल्कुल मूलभूत आवश्यकताओं का अभाव है। ठीक है, ये हुई पूर्ण गरीबी। और दूसरा प्रकार? दूसरा है सापेक्ष गरीबी, यानी रिलेटिव पॉवर्टी। अब ये थोड़ा अलग है। ये किसी व्यक्ति या समूह की आर्थिक स्थिति की तुलना उसके आसपास के समाज के औसत स्तर से करती है। मतलब हो सकता है कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से गरीब ना हो, शायद उसकी रोटी, कपड़ा, मकान की जरूरत पूरी हो रही हो, लेकिन अगर उसकी आय या उसका जीवन स्तर उसके समाज के या उसके शहर के औसत लोगों से बहुत कम है, तो उसे सापेक्ष रूप से गरीब माना जाएगा। अच्छा, कोई उदाहरण दे सकते हैं इसका? हाँ बिल्कुल। मान लीजिए कि इसी शहर में लोगों की औसत मासिक आय समझ लीजिए 25,000 रुपये है, और उसी शहर में कोई व्यक्ति है जो सिर्फ 8,000 रुपये महीना कमा रहा है। अब वो 8,000 रुपये में शायद भूखा न सोए, लेकिन शहर के आम जीवन स्तर, सुख सुविधाओं के मुकाबले वो काफी पीछे होगा। वो कई सामाजिक आर्थिक गतिविधियों में शायद हिस्सा न ले पाए, तो उसे सापेक्ष रूप से गरीब कहा जाएगा। ये तो वाकई दिलचस्प है। मतलब कोई शायद निरपेक्ष रूप से गरीब न हो, लेकिन अपने समाज के मुकाबले में गरीब महसूस कर सकता है और माना भी जा सकता है। ये दिखाता है कि गरीबी का एहसास सिर्फ पेट भरने तक ही सीमित नहीं है। एकदम सही पकड़ा आपने। और यही से गरीबी की जो बहुआयामी प्रकृति है उसका विचार आता है कि गरीबी सिर्फ पैसे या आय की कमी का नाम नहीं है। इसमें कई और पहलू जुड़े हुए हैं, जैसे अच्छी शिक्षा तक पहुंच ना होना, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, साफ पानी और सफाई की कमी होना, सामाजिक भेदभाव या बहिष्कार का सामना करना, और अवसरों की कमी के कारण एक तरह की बेबसी महसूस करना, इज्जत की कमी महसूस करना। यह सब गरीबी के ही आयाम हैं। इसीलिए अब गरीबी को सिर्फ आय से नहीं नापा जाता। अब MPI यानी बहुआयामी गरीबी सूचकांक जैसे तरीके इस्तेमाल होते हैं। MPI ये क्या है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। यह सूचकांक सिर्फ आय नहीं देखता,
बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, इन 3 मुख्य आयामों से जुड़े कई संकेतों को एक साथ देखता है। जैसे स्वास्थ्य में पोषण, बाल मृत्यु दर, शिक्षा में स्कूली शिक्षा के साल, स्कूल में उपस्थिति, और जीवन स्तर में खाना पकाने का ईंधन, सफाई, पीने का पानी, बिजली, घर, संपत्ति वगैरह। इन सब को मिलाकर ये गरीबी की एक ज्यादा पूरी, एक ज्यादा समग्र तस्वीर देता है। ये उन लोगों की पहचान करने में मदद करता है जो शायद आय के हिसाब से उतने गरीब ना लगें, पर शिक्षा या स्वास्थ्य में बहुत पीछे हों। अच्छा, तो ये स्पष्ट हुआ कि गरीबी सिर्फ आर्थिक मामला नहीं है, बल्कि एक सामाजिक और मानवीय मुद्दा भी है, जिसके कई आयाम हैं, कई डायमेंशंस हैं। लेकिन अब एक बहुत ही बुनियादी सवाल है कि हम ये तय कैसे करते हैं कि कौन गरीब है और कौन नहीं? मतलब प्रैक्टिकल लेवल पर इसे नापते कैसे हैं? मैंने गरीबी रेखा या पॉवर्टी लाइन के बारे में सुना है, ये क्या चीज़ है? हाँ, गरीबी रेखा या पॉवर्टी लाइन, ये गरीबी मापने का एक बहुत महत्वपूर्ण और काफ़ी इस्तेमाल होने वाला तरीका है। ये असल में आय का, या ज़्यादातर भारत के संदर्भ में कहें तो उपभोग व्यय का, वो न्यूनतम स्तर है जिसे एक व्यक्ति के लिए अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़रूरी माना जाता है। मतलब एक लाइन खींच दी, एक लेवल तय कर दिया। हाँ, एक तरह से सरकार या योजना आयोग जैसी संस्थाएं ये अनुमान लगाती हैं कि एक इंसान को जीने के लिए कम से कम कितना खाना, कपड़ा और दूसरी ज़रूरी चीज़ों पर खर्च करना पड़ेगा। और फिर जो लोग इस तय की गई खर्च की रकम से कम खर्च कर पाते हैं, उन्हें गरीबी रेखा से नीचे, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, BPL माना जाता है। और ये रेखा तय कैसे होती थी? क्या हमेशा से एक ही तरीका रहा है? नहीं, तरीका बदला है। शुरुआती दिनों में भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण मुख्य रूप से न्यूनतम कैलोरी की जरूरत पर आधारित था। कैलोरी मतलब खाना? हाँ, मतलब ये देखा जाता था कि एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए एक व्यक्ति को रोजाना कितनी ऊर्जा यानी कैलोरी चाहिए, और उस कैलोरी को पाने के लिए कितना अनाज या भोजन खरीदना पड़ेगा। गांव के लिए ये मानक अलग था, शहर के लिए अलग। गांव के लिए शायद 2400 कैलोरी प्रतिदिन, शहर के लिए 2100 कैलोरी। ये लकड़ावाला समिति के समय की कार्यप्रणाली से जुड़ा है मोटे तौर पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले जोर सिर्फ खाने पर था। क्या बस पेट भर लेना ही गरीबी से बाहर निकलना मान लिया जाता था? हाँ, ये एक तरह से कर सकते थे, शुरुआती फोकस इसी पर ज्यादा था। लेकिन समय के साथ ये महसूस किया गया कि इंसान की ज़रूरतें सिर्फ कैलोरी तो नहीं है। जीने के लिए भोजन के अलावा कपड़े चाहिए, रहने की जगह चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, बिजली, ईंधन, ये सब भी तो ज़रूरी हैं। बिल्कुल। इसीलिए बाद में जो समितियां बनी, जैसे तेंदुलकर समिति, फिर रंगराजन समिति, उन्होंने गरीबी रेखा तय करने के तरीके में बदलाव के सुझाव दिए। उन्होंने कैलोरी के साथ साथ इन गैर खाद्य ज़रूरतों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कपड़े, जूते, किराया, ईंधन पर होने वाले न्यूनतम ज़रूरी खर्च को भी शामिल किया। इससे गरीबी रेखा थोड़ी ज़्यादा यथार्थवादी बनी। और ये पता कैसे चलता है कि कौन कितना खर्च कर रहा है? इसके लिए सरकार नियमित तौर पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन यानी NSSO के जरिए बड़े पैमाने पर सर्वे करवाती है। इन्हें उपभोग व्यय सर्वेक्षण, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वेस कहते हैं। इन सर्वेस से ये जानकारी मिलती है कि लोग अपनी आय का कितना हिस्सा किन किन चीज़ों और सेवाओं पर खर्च कर रहे हैं, और इसी डेटा के आधार पर फिर गरीबी रेखा और गरीबों की संख्या का अनुमान लगाया जाता है। अच्छा, तो आंकड़ों की बात आई है, तो भारत में गरीबी की स्थिति क्या रही है? मतलब कुछ आंकड़े हैं हमारे पास, क्या कुछ बदलाव आया है समय के साथ? हाँ, आंकड़ों को देखें तो बदलाव तो आया है, और काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव आया है। जैसे आज़ादी के बाद शुरुआती दशकों में गरीबी बहुत ज़्यादा थी। एक अनुमान के मुताबिक 1973-74 में भारत की लगभग 55% आबादी गरीबी रेखा से नीचे थी। मतलब आधे से ज्यादा देश। 55%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा। लेकिन समय के साथ खासकर 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद इसमें कमी आई। 2011-12 के जो आधिकारिक अनुमान हैं, उनके अनुसार ये आंकड़ा घटकर लगभग 22% पर आ गया था। 55% से 22%, ये तो काफी बड़ी कमी है। जी बिल्कुल, ये निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण प्रगति है। लेकिन जब हम भारत की विशाल जनसंख्या को देखते हैं तो ये 22% का आंकड़ा भी बहुत बड़ा हो जाता है। हाँ, ये बात तो है। 22% भी कितने लोग हुए? 2011-12 में 22% का मतलब था लगभग 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। 27 करोड़? अरे बाप रे, ये तो दुनिया के कई देशों की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। बिल्कुल, तो प्रतिशत में कमी आना अच्छी बात है, पर हमें ये पूर्ण संख्या को भी ध्यान में रखना होगा। ये हमें याद दिलाता है कि चुनौती अभी भी कितनी बड़ी है।
सही कहा। और इसी से जुड़ा एक और अहम पहलू है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए, वो है आय की असमानता। सिर्फ ये देखना काफी नहीं कि कितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, ये भी देखना जरूरी है कि देश की जो कुल आय और संपत्ति है उसका बंटवारा कितना समान है या असमान है। असमानता मतलब अमीर और गरीब के बीच के खाई। हाँ बिल्कुल। इसको मापने के लिए अर्थशास्त्री कुछ तरीके इस्तेमाल करते हैं, जैसे लोरेंज वक्र, लोरेंज कर्व, और गिनी गुणांक, जिनी कोएफिशिएंट। लोरेंज वक्र एक ग्राफ होता है जो दिखाता है कि कितने प्रतिशत लोगों के पास देश की कुल आय का कितना प्रतिशत हिस्सा है, और गिनी गुणांक 0 से 1 के बीच की एक संख्या होती है। 0 का मतलब होता है पूरी तरह समानता, यानी सबकी आय बराबर, और 1 का मतलब होता है पूरी असमानता, यानी सारी आय सिर्फ एक व्यक्ति के पास। भारत में ये गिनी गुणांक दिखाता है कि आय की असमानता भी गरीबी के साथ साथ एक बड़ी और शायद बढ़ती हुई चुनौती है। ये बहुत ज़रूरी बात है कि गरीबी कम होने के साथ साथ हमें आय के वितरण पर भी नज़र रखनी होगी। खैर, अभी तक हमने गरीबी की परिभाषा, उसके प्रकार, उसे मापने के तरीके और कुछ आंकड़ों को समझा। पर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्या ये गरीबी पूरे भारत में एक जैसी फैली हुई है, या इसमें कुछ क्षेत्रीय या सामाजिक स्तर पर अंतर देखने को मिलते हैं? मतलब कहाँ और कौन लोग इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं? अंतर तो हमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच ही देखने को मिलता है। पारंपरिक रूप से भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की दर शहरी क्षेत्रों की तुलना में काफी ज्यादा रही है। ऐसा क्यों है? गांव में गरीबी ज्यादा क्यों है? इसके पीछे कई वजहें हैं। एक तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था आज भी काफी हद तक खेती पर निर्भर है। खेती में आय अनिश्चित होती है, मौसम पर निर्भर करती है। फिर उसमें छुपी हुई बेरोजगारी या अल्प रोजगार भी होता है। मतलब लोगों के पास काम तो होता है, पर वो उनकी क्षमता से कम होता है या उससे पर्याप्त आय नहीं होती। कृषि उत्पादकता भी कई इलाकों में कम है, और गांवों में खेती के अलावा दूसरे रोजगार के मौके भी कम होते हैं। और शहरों में? क्या शहरों में गरीबी नहीं है? शहरों में भी गरीबी है, लेकिन उसके कारण और रूप थोड़े अलग हो सकते हैं। गांवों से लोग रोजगार की तलाश में शहरों की ओर आते हैं, पलायन करते हैं। लेकिन शहरों में भी सबको अच्छी नौकरी मिलना आसान नहीं होता। बहुत से लोग अनौपचारिक क्षेत्र में, मतलब रेहड़ी लगाना, मजदूरी करना, रिक्शा चलाना जैसे कामों में लग जाते हैं, जहां कमाई कम और अनिश्चित होती है। और अक्सर उन्हें रहने के लिए मलिन बस्तियों यानी स्लम्स जैसी जगहों पर मजबूर होना पड़ता है, जहां साफ पानी, सफाई, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी होती है। तो गांव और शहर दोनों की अपनी अपनी चुनौतियां हैं। बिल्कुल। और सिर्फ गांव शहर का ही फर्क नहीं है, बल्कि राज्यों के बीच भी गरीबी के स्तर में बहुत अंतर है। कुछ राज्य हैं जैसे बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ये पारंपरिक रूप से उन राज्यों में गिने जाते रहे हैं जहां गरीबी दर राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ केरल, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों ने गरीबी कम करने में तुलनात्मक रूप से बेहतर प्रदर्शन किया है। और अगर हम समाज के अलग-अलग वर्गों की बात करें, तो क्या कुछ खास समूह हैं जिन पर गरीबी की मार ज्यादा पड़ती है? हाँ, आंकड़े और जमीनी हकीकत दोनों यही दिखाते हैं कि कुछ सामाजिक समूह गरीबी के प्रति ज्यादा संवेदनशील हैं, ज्यादा वल्नरेबल हैं। इनमें अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST और अन्य पिछड़ा वर्ग OBCs के कुछ हिस्से शामिल हैं। इसके पीछे ऐतिहासिक कारण भी हैं, जैसे सामाजिक भेदभाव, भूमि जैसे संसाधनों तक उनकी सीमित पहुंच और शिक्षा के अवसरों की कमी। इन वजहों से इन समुदायों को गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकलने में ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। भूमिहीन खेतीहर मजदूर जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती और वो दूसरों के खेतों पर मजदूरी करते हैं, वो भी अक्सर सबसे गरीब तबकों में आते हैं। और महिलाओं और बच्चों पर इसका क्या असर होता है? गरीबी का असर महिलाओं और बच्चों पर विशेष रूप से बहुत कठोर होता है। अक्सर गरीब परिवारों में खाने की कमी का सबसे ज्यादा असर महिलाओं और लड़कियों के पोषण पर पड़ता है। स्वास्थ्य सुविधाओं तक उनकी पहुंच कम होती है। साथ ही उन पर घर के काम और बाहर की कमाई दोनों का बोझ होता है। बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास ठीक से नहीं हो पाता। गरीबी के कारण बहुत से बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं और कम उम्र में ही बाल मजदूरी करने लगते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि गरीबी का बोझ अक्सर महिलाओं और बच्चों को कहीं ज्यादा उठाना पड़ता है। तो ये तस्वीर अब काफी साफ हो रही है कि गरीबी कहाँ और किन लोगों को ज्यादा प्रभावित करती है। ग्रामीण इलाके, कुछ खास राज्य और समाज के वंचित तबके, खासकर महिलाएं और बच्चे।
अब ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इतने सालों के विकास और कोशिशों के बावजूद भारत में गरीबी एक बड़ी समस्या क्यों बनी हुई है। इसके पीछे के मूल कारण क्या हैं? जड़ें कहाँ हैं इसकी? देखिए, गरीबी के कारण बहुत जटिल हैं और आपस में गुथे हुए हैं। कोई एक वजह नहीं है, बल्कि कई सारे फैक्टर्स का मिला जुला असर है। इन्हें हम कुछ मुख्य श्रेणियों में बांटकर देख सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमें ऐतिहासिक कारणों को देखना होगा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत लगभग 200 साल तक ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अधीन रहा। उस दौरान अंग्रेजों की नीतियों ने भारत के संसाधनों का जमकर शोषण किया। उन्होंने भारत के पारंपरिक उद्योग, खासकर कपड़ा उद्योग को लगभग तबाह कर दिया ताकि इंग्लैंड के कारखानों का माल बिक सके। खेती पर भारी टैक्स लगाए गए, जिससे किसान कर्ज में डूबते गए और खेती पिछड़ गई। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं पर तो उन्होंने कोई ध्यान ही नहीं दिया। इस सब का नतीजा ये हुआ कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उसे विरासत में एक बेहद कमज़ोर अर्थव्यवस्था और करोड़ों गरीब लोग मिले। इस ऐतिहासिक बोझ का असर लंबे समय तक रहा। यानी इसकी जड़ें हमारे इतिहास में काफी गहरी हैं। बिल्कुल। फिर आते हैं आर्थिक कारण। आज़ादी के बाद भी शुरुआती कई दशकों तक भारत की आर्थिक विकास दर काफ़ी धीमी रही। इसे मजाक में हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ भी कहा जाता था। जब विकास दर धीमी होगी तो रोजगार के नए अवसर भी कम पैदा होंगे। नतीजा हुआ बेरोजगारी और अल्प रोजगार। अल्प रोजगार मतलब काम तो है, पर उससे इतनी कमाई नहीं होती कि गुजारा चल सके। इसके साथ ही जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी। बढ़ती आबादी ने मौजूदा संसाधनों और नौकरियों पर और ज्यादा दबाव डाला। कृषि, जिस पर आज भी देश की एक बड़ी आबादी निर्भर है, उसकी उत्पादकता कम रही। सिंचाई सुविधाओं का अभाव, पुरानी तकनीक का इस्तेमाल और जमीन के छोटे छोटे टुकड़े होना, इन सब ने खेती से होने वाली आय को बढ़ने नहीं दिया। ये तो हुए आर्थिक कारण। इनके अलावा सामाजिक कारक कितने महत्वपूर्ण हैं? सामाजिक कारण भी बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे शिक्षा और कौशल की कमी। अगर लोगों के पास अच्छी शिक्षा या कोई हुनर नहीं होगा तो उन्हें अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियां कैसे मिलेंगी? आज भी भारत में निरक्षरता की दर काफी है, खासकर महिलाओं में और ग्रामीण इलाकों में। फिर स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव या उनका महंगा होना भी गरीबी का एक बड़ा कारण और नतीजा दोनों है। अगर कोई गरीब आदमी बीमार पड़ता है तो वो काम पर नहीं जा पाता, उसकी कमाई रुक जाती है और इलाज का खर्च उसे और कर्ज में डुबो देता है। जाति व्यवस्था और लिंग के आधार पर होने वाला भेदभाव भी लोगों को अवसरों से वंचित रखता है और उन्हें गरीबी में फंसाए रखता है। ये सब मिलकर एक दुष्चक्र जैसा बनाते हैं। गरीबी है तो अच्छी शिक्षा स्वास्थ्य नहीं, और अच्छी शिक्षा स्वास्थ्य नहीं तो गरीबी से निकलना मुश्किल। ये तो एक विशिष्ट साइकिल है। बिल्कुल। इनके अलावा कुछ अन्य कारक भी हैं, जैसे प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, सूखा, चक्रवात। ये खासकर किसानों और ग्रामीण गरीबों की पूरी जमा पूंजी और आजीविका को एक झटके में खत्म कर सकती हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात है संसाधनों का असमान वितरण, यानी अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई। जैसा हमने पहले गिनी गुणांक के संदर्भ में बात की थी, अगर आर्थिक विकास का फायदा सिर्फ ऊपर के कुछ लोगों को ही मिल रहा है और नीचे वालों तक नहीं पहुंच रहा, तो व्यापक गरीबी कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये वाकई कई सारी पेचीदा वजहों का एक जाल है। ऐतिहासिक बोझ, धीमी आर्थिक रफ्तार, रोजगार की कमी, जनसंख्या का दबाव, खेती का पिछड़ापन, शिक्षा स्वास्थ्य की कमी, सामाजिक भेदभाव और संसाधनों का असमान बंटवारा। ये सब मिलकर गरीबी की समस्या को इतना गंभीर और लगातार बना देते हैं। खैर, अब जब हमने कारणों को कुछ हद तक समझ लिया है, तो अगला कदम ये जानना है कि इस चुनौती से निपटने के लिए भारत सरकार ने क्या प्रयास किए हैं, कौन सी प्रमुख योजनाएं और कार्यक्रम चलाए गए हैं। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। भारत सरकार ने आज़ादी के बाद से ही गरीबी उन्मूलन को अपनी योजनाओं का एक प्रमुख लक्ष्य माना है और इसके लिए समय समय पर अनेक कार्यक्रम और योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं को हम उनकी प्रकृति के आधार पर कुछ मुख्य श्रेणियों में बांट सकते हैं ताकि समझना आसान हो। ठीक है। पहली और शायद सबसे जानी मानी श्रेणी है मजदूरी रोजगार योजनाएं, यानी वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स। इनका मकसद है खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां खेती के काम में मंदी होती है, लोगों को कुछ दिनों का काम देकर उनकी आय सुनिश्चित करना। इसका सबसे बड़ा और शायद सबसे सफल उदाहरण है मनरेगा, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जो 2005 में आया। हाँ, मनरेगा का नाम तो लगभग सभी ने सुना है। हाँ, ये एक कानून है जो हर ग्रामीण परिवार को जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हों, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी देता है।
इसके तहत गांव में तालाब खोदना, सड़कें बनाना, नहरें साफ करना जैसे काम करवाए जाते हैं। इसने ग्रामीण आय बढ़ाने, गरीबी कम करने और गांवों से शहरों की ओर होने वाले पलायन को अहम भूमिका निभाई है। ये तो हुई मजदूरी देकर मदद करने वाली योजना। इसके अलावा और किस तरह की योजनाएं हैं? दूसरी श्रेणी है स्वरोजगार और कौशल विकास योजनाएं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स। इनका लक्ष्य लोगों को सिर्फ मजदूरी पर निर्भर रखने के बजाय उन्हें अपना खुद का छोटा-मोटा काम धंधा शुरू करने या फिर बेहतर रोजगार पाने लायक बनाने में मदद करना है। पुरानी योजनाओं में एक एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP था, जो 1978 में शुरू हुआ था। ये गरीब परिवारों को सब्सिडी और बैंक लोन के जरिए आय बढ़ाने वाली संपत्ति जैसे कि गाय भैंस, दुकान का सामान आदि खरीदने में मदद करता था। बाद में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY आई, जिसने स्वयं सहायता समूहों यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SHGs को बढ़ावा दिया। इसमें खासकर ग्रामीण महिलाओं के छोटे छोटे समूह बनाकर उन्हें बैंक से लोन लेने और सरकारी मदद से अपना कोई उद्योग शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। और हाल के वर्षों में स्किल इंडिया मिशन जैसी पहलें चल रही हैं, जिनका फोकस युवाओं को अलग अलग तरह के हुनर सिखाकर उन्हें रोजगार के काबिल बनाना है। अच्छा, यानी एक तरफ काम देना, दूसरी तरफ अपना काम शुरू करने या हुनर सीखने में मदद करना, और खाने पीने की जरूरत के लिए। हाँ, वो तीसरी बहुत महत्वपूर्ण श्रेणी है खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम, फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स। इनका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि देश के गरीब और कमजोर वर्गों को कम से कम भूखा न सोना पड़े, उन्हें पर्याप्त भोजन मिल सके। इसमें सबसे प्रमुख और सबसे पुरानी योजना है सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS, जिसे हम आमतौर पर राशन सिस्टम कहते हैं। इसके तहत सरकार द्वारा चलाई जा रही उचित मूल्य की दुकानों से गरीबों को बहुत ही रियायती दरों पर अनाज, गेहूं, चावल और कभी-कभी चीनी, मिट्टी का तेल जैसी चीजें मिलती हैं। इसी PDS के तहत एक और योजना है अंत्योदय अन्न योजना AAY, जो गरीबों में भी सबसे गरीब परिवारों को टारगेट करती है और उन्हें और भी ज्यादा सब्सिडी पर ज्यादा मात्रा में अनाज मुहैया कराती है। और स्कूलों में चलने वाली मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील स्कीम भी इसी दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इससे न सिर्फ बच्चों का पोषण सुधरता है, बल्कि ये उन्हें स्कूल आने के लिए भी प्रोत्साहित करती है, खासकर गरीब परिवारों के बच्चों को। और क्या हाल के वर्षों में जैसे कोई बड़ा संकट आया हो, तब कोई खास पहल हुई है? हाँ बिल्कुल, जैसे कोविड-19 महामारी के दौरान जब अचानक लॉकडाउन लगा और लाखों लोगों की रोजगार और आजीविका छिन गई, तब सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की थी। इसके तहत देश की बहुत बड़ी आबादी को कई महीनों तक मुफ्त अनाज दिया गया और कुछ नकद सहायता भी दी गई। इसने उस मुश्किल वक्त में लोगों को भुखमरी से बचाने में बहुत बड़ी मदद की। इनके अलावा भी कई योजनाएं हैं, जैसे स्वास्थ्य बीमा के लिए आयुष्मान भारत, सबके लिए घर मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना। ये सब भी कहीं ना कहीं गरीबी के विभिन्न आयामों को कम करने का प्रयास कर रही हैं। तो ये तो साफ है कि सरकार ने गरीबी से लड़ने के लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच अपनाई है। मतलब रोजगार देना, स्वरोजगार को बढ़ावा देना, हुनर सिखाना, खाना सुनिश्चित करना और स्वास्थ्य, आवास जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी करना। हाँ, क्योंकि गरीबी खुद एक बहुआयामी समस्या है, इसलिए उससे निपटने के तरीके भी बहुआयामी होने चाहिए। ये बात अलग है कि इन योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में, उनके ज़मीन तक पहुंचने में कई बार कमियां रह जाती हैं, भ्रष्टाचार की शिकायतें आती हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इन तमाम कोशिशों ने मिलकर करोड़ों लोगों को या तो गरीबी से बाहर निकालने में मदद की है या कम से कम उन्हें अत्यधिक गरीबी में गिरने से बचाया है। ये तो हुई भारत के प्रयासों की बात। लेकिन क्या गरीबी सिर्फ भारत की ही समस्या है या ये एक वैश्विक चुनौती है? और अगर हम दुनिया के नक्शे पर देखें तो इस मामले में भारत कहाँ खड़ा है? नहीं, गरीबी कतई सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, ये एक गंभीर वैश्विक चुनौती है। आज भी दुनिया भर में करोड़ों लोग अत्यधिक गरीबी में जी रहे हैं। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा को समय समय पर अपडेट करता है। जो लेटेस्ट मानक है 2022 का, उसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन $2.15 अमेरिकी डॉलर क्रैश शक्ति समता यानी PPP के आधार पर से कम पर गुजारा करता है तो उसे अत्यधिक गरीब माना जाता है। और इस परिभाषा के हिसाब से भी दुनिया में एक बहुत बड़ी आबादी आती है। और ये गरीबी दुनिया के किन हिस्सों में ज्यादा है? अगर हम वैश्विक वितरण देखें तो अत्यधिक गरीबी मुख्य रूप से 2 क्षेत्रों में केंद्रित है।
एक तो उप सहारा अफ्रीका, सब सहारिन अफ्रीका, और दूसरा हमारा अपना क्षेत्र यानी दक्षिण एशिया, साउथ एशिया। इन क्षेत्रों में लाखों लोग आज भी भोजन, साफ पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। और कई बार युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक आर्थिक मंदी जैसे कारक इन स्थितियों को और भी ज्यादा खराब कर देते हैं। और इस वैश्विक परिदृश्य में भारत की स्थिति क्या है? आपने बताया कि हमने प्रगति की है, लेकिन दुनिया की तुलना में हम कहाँ हैं? भारत की कहानी, जैसा मैंने पहले कहा, थोड़ी मिली-जुली है। एक तरफ ये बिल्कुल सच है कि भारत ने पिछले 3-4 दशकों में गरीबी कम करने में बहुत से दूसरे विकासशील देशों की तुलना में काफी प्रभावशाली प्रगति की है। करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसमें कोई शक नहीं, खासकर जब हम अपने देश की विशाल और विविधतापूर्ण आबादी को देखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ, जैसा हमने पहले भी जिक्र किया था, भारत की आबादी इतनी ज्यादा है कि गरीबी दर में अच्छी खासी कमी आने के बावजूद आज भी दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब लोग भारत में ही रहते हैं। अगर हम विश्व बैंक की $2.15 प्रतिदिन वाली अत्यधिक गरीबी रेखा को भी देखें, तो उस हिसाब से भी भारत में अभी भी करोड़ों लोग इस दायरे में आते हैं। प्रतिशत भले ही कम हो गया हो, लेकिन जो एब्सोल्यूट नंबर है वो अभी भी बहुत बड़ा बना हुआ है। हाँ, ये आंकड़ा हमें जमीन पर लाता है। यानी सफलता मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन चुनौती का पैमाना अभी भी बहुत बड़ा है। तो आज की इस पूरी चर्चा का अगर हम सार देखें, तो हमने ये समझा कि गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, बल्कि ये शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसर और यहाँ तक के सम्मान की कमी से भी जुड़ी है। ये एक बहुआयामी अवधारणा है। इसे मापने के लिए गरीबी रेखा जैसे तरीके हैं, लेकिन अब MPI जैसे बहुआयामी सूचकांक भी इस्तेमाल होते हैं। भारत में ये समस्या ग्रामीण इलाकों में, कुछ खास राज्यों में और समाज के कुछ वंचित वर्गों जैसे SC, ST, महिलाओं और बच्चों में ज्यादा गंभीर है। इसके पीछे ऐतिहासिक, आर्थिक और सामाजिक कई तरह के कारण जिम्मेदार हैं। सरकार ने मनरेगा, PDS, स्किल इंडिया जैसी कई योजनाओं से इससे लड़ने की कोशिश की है। और वैश्विक स्तर पर देखें तो भारत ने प्रगति तो की है, लेकिन गरीबों की निरपेक्ष संख्या आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा है। बिल्कुल सही सारांश किया आपने। और ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि गरीबी केवल एक आर्थिक आंकड़ा या एक सरकारी योजना का मुद्दा नहीं है। ये एक गहरी सामाजिक और नैतिक चुनौती भी है। इसका खत्म होना न केवल देश के आर्थिक विकास के लिए जरूरी है, बल्कि एक न्यायपूर्ण, एक मानवीय और एक समावेशी समाज बनाने के लिए भी अनिवार्य है। तो अंत में अगर हम आगे की राह की बात करें, अगर हमें सच में गरीबी को जड़ से मिटाना है, तो किन मुख्य बातों पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी? क्या करना होगा? देखिए, गरीबी उन्मूलन कोई एक दिन का काम नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और इसके लिए कंसर्टेड एफर्ट, एक मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत है। कुछ प्रमुख क्षेत्र जिन पर हमें लगातार फोकस करना होगा वो हैं: पहला, तेज और ज्यादा समावेशी आर्थिक विकास। मतलब विकास की रफ्तार तेज हो, लेकिन उसका फायदा सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित न रहे, बल्कि समाज के सबसे निचले तबके तक पहुंचे। और इसके लिए जरूरी है कि अच्छी गुणवत्ता वाली, अच्छी तनख्वाह वाले रोजगार के अवसर पैदा हों। दूसरा, मानव पूंजी में भारी निवेश, यानी शिक्षा और स्वास्थ्य पर। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और युवाओं के पास आज के जमाने के हिसाब से हुनर हो। साथ ही सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं हर किसी तक पहुंचे ताकि लोग बीमारी के कारण गरीबी के जाल में ना फंसें। तीसरा, एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का होना। जो लोग बूढ़े हैं, विकलांग हैं या किसी और वजह से काम करने में असमर्थ हैं, या जो अचानक किसी संकट में फंस जाते हैं, उनके लिए पेंशन, बीमा और दूसरी तरह की सहायता का एक भरोसेमंद सिस्टम होना चाहिए। चौथा, महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान देना होगा। जब महिलाएं शिक्षित होंगी, स्वस्थ होंगी और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगी, तो न केवल उनका बल्कि पूरे परिवार और समाज का विकास होगा। गरीबी से लड़ाई में महिलाओं की भूमिका बहुत अहम है। और पांचवा, असमानता को कम करने पर गंभीरता से काम करना होगा। चाहे वो आय की असमानता हो, संपत्ति की या अवसरों की। संसाधनों का वितरण ज्यादा न्यायसंगत बनाना होगा ताकि विकास का लाभ ज्यादा समान रूप से बढ़ सके। ये वाकई बहुत अहम और दूरगामी कदम है। और अब जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे भारत की जहां हर बच्चा स्कूल जा सके, किसी को भी भूखे पेट ना सोना पड़े, हर परिवार के पास रहने को घर, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं हों और बीमारी के इलाज की चिंता न करनी पड़े। ये सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि एक ऐसा लक्ष्य होना चाहिए जिसके लिए हम सब मिलकर काम करें। जरा सोचिए, इस लक्ष्य को हासिल करने में शिक्षा की और हमारी अपनी व्यक्तिगत जागरूकता की क्या भूमिका हो सकती है।
गरीबी को कम करने के लिए आपके अनुसार सबसे जरूरी कदम क्या होना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज हम भारत की आर्थिक कहानी के एक बहुत ही अहम हिस्से पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी। जरा सोचिए, 1947 का भारत, आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन सामने मुश्किलें पहाड़ जैसी थीं। बिल्कुल, गरीबी थी, भुखमरी थी, लाखों लोग पढ़े लिखे नहीं थे, बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी। और उद्योग धंधे तो मतलब लगभग थे ही नहीं। ऐसे में देश को आगे बढ़ाने के लिए एक व्यवस्थित रास्ते की, एक मजबूत प्लान की जरूरत महसूस हुई। हाँ बिल्कुल, एक ढांचे की जरूरत थी। और इसीलिए भारत ने चुना नियोजित आर्थिक विकास का मॉडल, मतलब प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रास्ता अपनाया। सही कहा। और इस प्लान्ड डेवलपमेंट को असलियत बनाने का जिम्मा उठाया पंचवर्षीय योजनाओं ने। हाँ, 5 ईयर प्लान्स। जी, 5 ईयर प्लान्स। ये असल में क्या थी? ये केंद्र सरकार बनाती थी, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम थे ये। अच्छा। और इन्हें बनाने का काम सौंपा गया था योजना आयोग को, प्लानिंग कमीशन को। कर देना, समाज में बराबरी लाना। हम कह सकते हैं कि ये योजनाएं भारत की शुरुआती विकास यात्रा का एक तरह का नक्शा थीं, एक ब्लूप्रिंट। तो इस सफर का पहला पड़ाव था पहली पंचवर्षीय योजना, जो 1951 में शुरू हुई। मैंने सुना है ये हैरड डोमार मॉडल पर आधारित थी। ये क्या चीज थी संक्षेप में? हाँ, ये नाम आता है हैरड डोमार मॉडल। देखिए, ये मूल रूप से ये कहता है कि किसी देश की आर्थिक तरक्की के लिए बचत और निवेश, मतलब सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कितने जरूरी हैं। अच्छा। और ये भी कि आप जितना निवेश करेंगे उससे उत्पादन कितना बढ़ेगा। लेकिन उस वक्त की जो फौरी जरूरत थी वो मॉडल से भी ज्यादा अहम थी। और वो क्या थी? अनाज की भारी कमी। देश का बंटवारा हुआ था, खेती बहुत पिछड़ी हुई थी, लाखों लोगों का पेट भरना पहली प्राथमिकता थी। हाँ, ये तो सबसे जरूरी था। बिल्कुल। इसीलिए पहली योजना का पूरा ध्यान कृषि और सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने पर लगाया गया। ओके, मतलब खाने की जरूरत पूरी करना सबसे पहले। तो क्या हुआ इस योजना में? कुछ बड़े काम हुए? हाँ बिल्कुल हुए। इसी योजना के दौरान भाखड़ा नांगल बांध, दामोदर घाटी परियोजना जैसे बड़े बड़े बांधों और सिंचाई योजनाओं पर काम शुरू हुआ। मकसद था कि खेतों तक पानी पहुंचे, पैदावार बढ़े, और इसका असर भी दिखा। अनाज का उत्पादन सच में बढ़ा। अच्छा। और एक दिलचस्प बात यह है कि इस योजना में विकास दर का लक्ष्य रखा गया था सालाना 2.1%। लेकिन हासिल कितना हुआ? हासिल हुआ 3.6% सालाना। तो मतलब शुरुआत उम्मीद से कहीं बेहतर रही। इसे काफी सफल माना गया। वाह, ये तो वाकई अच्छी शुरुआत थी। तो जब कृषि में थोड़ी स्थिरता आई, फिर ध्यान कहाँ गया? दूसरी योजना का क्या नजरिया था? पहली योजना की सफलता ने एक आत्मविश्वास तो दिया, लेकिन अब सवाल उठा कि क्या भारत सिर्फ खेती पर ही निर्भर रहेगा? यहीं से दूसरी योजना, जो 1956 से 61 तक चली, उसका औद्योगिक मोड़ सामने आया। अच्छा, इंडस्ट्री पर फोकस। हाँ, और इसके पीछे जो मुख्य व्यक्ति थे वो थे प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। हाँ, इनका नाम तो बहुत सुना है। जी, जाने माने सांख्यिकीविद और योजनाकार। उन्होंने तेजी से औद्योगिकीकरण का मॉडल दिया। इस बार जोर भारी उद्योगों पर था, स्टील, मशीनरी वगैरह, और सरकारी कंपनियां बनाने पर, जिन्हें हम PSUs कहते हैं। तो लक्ष्य क्या था इससे? लक्ष्य था भारत को औद्योगिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना, एक सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी खड़ी करना। यानी अब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और उद्योगों की बारी थी। इस महालनोबिस मॉडल का असर क्या रहा फिर? असर तो बहुत बड़ा था। आप देखिए, इसी दौरान भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में बड़े बड़े स्टील प्लांट लगाए गए। हाँ, ये नाम तो आज भी मशहूर है। बिल्कुल, देश में बड़े उद्योगों का एक तरह से जाल बिछना शुरू हुआ। हाँ। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी था। वो क्या था? वो ये कि भारी उद्योगों पर इतना ज्यादा ध्यान देने के चक्कर में कृषि क्षेत्र को उतनी अहमियत नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। ओह, तो फिर से वही समस्या? हाँ, नतीजा ये हुआ कि अनाज की कमी फिर से महसूस होने लगी। ये एक बड़ा सबक था कि आप कृषि को नजरअंदाज करके औद्योगिक विकास नहीं कर सकते, खासकर भारत जैसे देश में जहां इतनी बड़ी आबादी है। ये तो संतुलन बिगड़ने वाली बात हो गई। तो क्या तीसरी योजना में, जो 1961 से 66 तक थी, इस संतुलन को साधने की कोशिश हुई? कोशिश तो पूरी थी। तीसरी योजना में लक्ष्य रखा गया कि भाई खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता भी हासिल करनी है और साथ ही बुनियादी उद्योगों का विकास भी जारी रखना है। यानी कृषि और उद्योग दोनों साथ साथ। जी, पर किस्मत ने साथ नहीं दिया, कह सकते हैं। ये योजना बहुत ही मुश्किल दौर से गुजरी। क्यों? क्या हुआ? पहले 1962 में चीन के साथ युद्ध हो गया, फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ। ओहो। तो देश के जो संसाधन थे
उनका एक बड़ा हिस्सा रक्षा खर्चों में चला गया। और मानो इतना ही काफी ना हो, देश के कई हिस्सों में भयंकर सूखा भी पड़ा। बाप रे, युद्ध और सूखा दोनों एक साथ। हाँ, तब तो योजना का पटरी से उतरना तय था। बिल्कुल। इन बाहरी झटकों ने योजना को बुरी तरह से हिला दिया। विकास दर बहुत नीचे गिर गई, महंगाई आसमान छूने लगी और अर्थव्यवस्था संकट में आ गई। तो ये योजना फेल हो गई। हाँ, तीसरी योजना अपने लक्ष्य हासिल करने में पूरी तरह विफल रही। और इस विफलता ने यह भी दिखाया कि हमारी अर्थव्यवस्था बाहरी संकटों के लिए कितनी संवेदनशील थी। हमें रक्षा और कृषि दोनों मोर्चों पर मजबूत होने की जरूरत थी। इस बड़े संकट के बाद क्या हुआ? क्या पंचवर्षीय योजना ने रोक दी गई? हाँ, हालात इतने बिगड़ गए थे कि सरकार ने फैसला किया कि अभी नियमित 5 साल की योजना बनाना ठीक नहीं है। तो फिर? तो अगले 3 साल यानी 1966 से 1969 तक एक साल की योजनाएं बनाई गईं। इन्हें ही योजना अवकाश या प्लान हॉलिडेज कहा जाता है। अच्छा, प्लान हॉलिडेज। जी, इन सालाना योजनाओं का मकसद बस किसी तरह अर्थव्यवस्था को संभालना था। फौरी जरूरत थी कि कृषि उत्पादन बढ़ाया जाए और बढ़ती कीमतों पर काबू पाया जाए। तो ये एक तरह का ब्रेक था संभलने के लिए। फिर जब हालात कुछ सुधरे होंगे तब चौथी योजना आई होगी 1969 से 74 वाली। उसमें क्या खास रहा? हाँ, जब अर्थव्यवस्था थोड़ी संभली तो चौथी योजना शुरू की गई। इसका एक बड़ा लक्ष्य था स्थिरता के साथ विकास, मतलब ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, और धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना। और इसी में वो नारा आया था। हाँ, बिल्कुल। इसी योजना के दौरान इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का मशहूर नारा दिया था। फोकस फिर से कृषि और उद्योग दोनों पर था। और हरित क्रांति। जी, इसी योजना की एक बहुत बड़ी देन है हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत। उन्नत किस्म के बीज, खाद, बेहतर सिंचाई, इन सब के इस्तेमाल से खासकर गेहूं के उत्पादन में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। अच्छा, इससे तो खाद्य सुरक्षा में बहुत मदद मिली होगी। बहुत ज्यादा। खाद्य सुरक्षा की स्थिति काफी बेहतर हुई। गरीबी हटाओ और हरित क्रांति, ये तो काफी बड़े कदम लगते हैं। इसके बाद आई पांचवी योजना 1974 से 79 वाली। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? पांचवी योजना का लक्ष्य और भी सीधा था, गरीबी हटाना, पॉवर्टी रिमूवल और आत्मनिर्भर बनना, सेल्फ रिलायंस। गरीबी हटाने के लिए क्या किया गया? इसके लिए सरकार ने एक बड़ा कार्यक्रम शुरू किया, 20 सूत्री कार्यक्रम, 20 पॉइंट प्रोग्राम। इसमें गरीबों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं थीं। रोजगार बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। इस दौरान ऊर्जा यानी एनर्जी और खनन यानी माइनिंग जैसे क्षेत्रों में भी काफी काम हुआ। लेकिन यहाँ एक राजनीतिक मोड़ आ गया। क्या हुआ? 1977 में केंद्र में जनता पार्टी की सरकार आई और उसने इस योजना को उसके तय समय यानी 1979 से एक साल पहले ही 1978 में खत्म कर दिया। ओह, यानी ये योजना अपना पूरा कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाई। जी नहीं। फिर आई छठी योजना 1980 से 85। तब तक तो सरकार भी बदल चुकी थी। उसका क्या एजेंडा था? हाँ, कांग्रेस सरकार की वापसी हुई और छठी योजना शुरू हुई। इसमें भी गरीबी उन्मूलन एक बड़ा लक्ष्य बना रहा, लेकिन साथ में एक नया जोर था तकनीकी आत्मनिर्भरता पर, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस। अच्छा, टेक्नोलॉजी पर फोकस। जी, और पहली बार बड़े पैमाने पर ग्रामीण विकास और रोजगार कार्यक्रमों पर फोकस किया गया, जैसे IRDP, NREP जैसे कार्यक्रम शुरू हुए। परिवार नियोजन को भी बढ़ावा दिया गया और बुनियादी ढांचा जैसे सड़कें, बिजली, इनको मजबूत करने पर काम हुआ। ये योजना काफी हद तक सफल रही। कृषि और उद्योग दोनों में अच्छी बढ़ोतरी हुई। तकनीकी आत्मनिर्भरता की बात दिलचस्प है। क्या सातवीं योजना 1985 से 1990 में भी तकनीक पर ध्यान रहा? सातवीं योजना का जो केंद्रीय विचार था वो था भोजन, काम और उत्पादकता, फूड वर्क प्रोडक्टिविटी। मतलब जोर इस बात पर था कि अनाज का उत्पादन बढ़े, लोगों को ज्यादा काम मिले और पूरी अर्थव्यवस्था की जो उत्पादकता है, एफिशिएंसी है, वो सुधरे। और सामाजिक न्याय? हाँ, सामाजिक न्याय और ऊर्जा विकास भी अहम मुद्दे थे। और तकनीक की बात करें तो हाँ, ये वो दौर था जब भारत में सूचना प्रौद्योगिकी मतलब IT सेक्टर की नींव पड़नी शुरू हो गई थी। अच्छा, IT सेक्टर की शुरुआत। जी, शायद उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था, लेकिन आने वाले वक्त में ये सेक्टर भारत की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा इंजन बनने वाला था। ये तो वाकई भविष्य की आहट थी, लेकिन मैंने सुना है कि इसके बाद फिर कुछ गड़बड़ हुई। 8वीं योजना देर से क्यों शुरू हुई? हाँ, आप सही कह रही हैं। 7वीं योजना खत्म होने के बाद देश में राजनीतिक अस्थिरता का एक दौर आया। केंद्र में सरकारें तेजी से बदलीं।
इस वजह से 1990 से 1992 के बीच 2 साल तक कोई नियमित पंचवर्षीय योजना नहीं बन पाई। फिर से वार्षिक योजनाएं बनानी पड़ी। ओहो, फिर से एनुअल प्लान्स। जी, 8वीं पंचवर्षीय योजना आखिरकार 1992 में ही शुरू हो सकी और 1997 तक चली। तो इस 8वीं योजना जो 1992 से 97 तक चली, इसमें क्या खास था? खासकर उस राजनीतिक उथल-पुथल और उससे ठीक पहले 1991 में जो बड़े आर्थिक सुधार हुए थे उनके बाद? हाँ, ये योजना एक बहुत ही अहम मोड़ पर आई थी। 1991 में भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी LPG रिफॉर्म्स अपनाए थे। जी, आर्थिक सुधार। बिल्कुल। इसका मतलब था कि लाइसेंस परमिट राज कम हुआ, सरकारी दखलंदाजी घटी, निजी कंपनियों को आगे बढ़ने के मौके मिले, विदेशी निवेश के लिए दरवाजे खुले। तो योजना पर इसका असर पड़ा? जाहिर है, 8वीं योजना का फोकस इसी बदली हुई आर्थिक हकीकत पर था और एक बहुत बड़ा बदलाव आया। पहली बार मानव संसाधन विकास यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इसको योजना के केंद्र में रखा गया। अच्छा, यानी अब सिर्फ फैक्ट्री और खेत नहीं, इंसान भी महत्वपूर्ण हो गए। बिल्कुल। ये माना गया कि देश का विकास तभी होगा जब उसके लोग कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। और इन सुधारों और इस नए फोकस का असर भी दिखा। भारतीय अर्थव्यवस्था ने इस दौरान काफी तेज रफ्तार पकड़ी। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बदलाव था। इसके बाद आई 9वीं योजना 1997 से 2002 तक। उसमें क्या लक्ष्य रखे गए? 9वीं योजना का लक्ष्य था न्याय और समानता के साथ विकास, ग्रोथ विद जस्टिस एंड इक्वालिटी। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि विकास तो हो, लेकिन उसका फायदा समाज के सभी वर्गों तक, खासकर जो पिछड़े और वंचित तबके हैं, उन तक जरूर पहुंचे। इसमें कृषि और ग्रामीण विकास पर फिर से जोर दिया गया, साथ ही गरीबी कम करने के उपायों पर भी ध्यान था। लेकिन क्या ये सफल रही? देखिए, इस दौरान भी केंद्र में मिलीजुली सरकारों का दौर रहा, राजनीतिक अस्थिरता बनी रही। इसका असर योजना के अमल पर पड़ा और यह उतनी प्रभावी साबित नहीं हो पाई जितनी उम्मीद थी। लगता है राजनीतिक स्थिरता योजनाओं के कामयाब होने के लिए बहुत जरूरी है। 10वीं योजना 2002-2007 के समय तो माहौल थोड़ा स्थिर हुआ था, है ना? हाँ, 10वीं योजना के समय राजनीतिक स्थिरता पहले से बेहतर थी। तो क्या उसमें कुछ बड़े लक्ष्य हासिल हुए? इस योजना ने एक बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा था, सालाना 8% की औसत आर्थिक विकास दर हासिल करना। 8%? जी, साथ ही गरीबी कम करना, महिलिंगानुपात का अंतर कम करना, ऐसे सामाजिक लक्ष्य भी थे। रोजगार बढ़ाने और शिक्षा का स्तर सुधारने पर भी काफी जोर था। और क्या 8% का लक्ष्य हासिल हुआ? वो जादुई आंकड़ा तो नहीं छू पाए, लेकिन करीब 7.5% की औसत विकास दर हासिल हुई, जो उस समय के हिसाब से बहुत अच्छी मानी गई। हाँ, 7.5% भी बहुत प्रभावशाली है। 11वीं योजना 2007-2012 में क्या इसे और आगे बढ़ाने का लक्ष्य था? 11वीं योजना का तो थीम ही था तेज और अधिक समावेशी विकास, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। अच्छा, समावेशी शब्द जुड़ गया। हाँ, यानी रफ्तार और तेज करनी थी, लेकिन साथ ही ये भी पक्का करना था कि विकास का दायरा बढ़े, उसका फायदा सब तक पहुंचे। इंक्लूसिव शब्द पर बहुत जोर था। इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए शिक्षा, खासकर हायर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पर भारी निवेश किया गया। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और गांव-गांव तक सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने पर भी फोकस रहा। और अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र आगे बढ़े? कम्युनिकेशन, इसने जबरदस्त तरक्की की। समावेशी विकास, ये शब्द तो आज भी बहुत सुनने को मिलता है। तो क्या 12वीं योजना 2012-2017, जो कि आखिरी पंचवर्षीय योजना थी, उसमें भी यही सोच जारी रही? हाँ, बिल्कुल। 12वीं योजना का लक्ष्य था तेज, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास, फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। अच्छा, अब टिकाऊ यानी सस्टेनेबल भी जुड़ गया। जी, इसका मतलब था कि विकास ऐसा हो जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, जो आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता ना करे। तो पर्यावरण पर ध्यान दिया गया। हाँ, पर्यावरण की सुरक्षा, साफ ऊर्जा यानी क्लीन एनर्जी और ऊर्जा सुरक्षा यानी एनर्जी सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर खास ध्यान दिया गया। लक्ष्य इस बार भी 8% विकास दर का था। लेकिन हासिल कितना हुआ? इस बार वैश्विक और घरेलू कारणों से वास्तविक विकास दर थोड़ी कम रही, लगभग 6% से 6.5% के बीच ही रह पाई। तो 12वीं योजना के साथ ही ये पंचवर्षीय योजनाओं का लंबा सफर खत्म हो गया। एक सवाल है, इन्हें बंद क्यों कर दिया गया? क्या ये अब कारगर नहीं रह गई थी? हाँ, 2017 में 12वीं योजना के खत्म होने के साथ ही
भारत में ये पंचवर्षीय योजना बनाने का जो मॉडल था वो समाप्त कर दिया गया। क्यों? क्या वजह थी? देखिए, इसके पीछे कई कारण थे। एक बड़ा कारण तो यही था कि 1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया से कहीं ज्यादा जुड़ गई थी, ग्लोबलाइजेशन हो गया था और दुनिया भर में आर्थिक बदलाव बहुत तेजी से हो रहे थे। अब ऐसे माहौल में 5 साल के लिए एक कठोर प्लान बना लेना जिसमें ज्यादा बदलाव की गुंजाइश ना हो, वो उतना प्रैक्टिकल नहीं रह गया था। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी। बिल्कुल, अर्थव्यवस्था को ज्यादा लचीलेपन की जरूरत थी ताकि वो बदलती परिस्थितियों के हिसाब से फटाफट अपने आप को ढाल सके। तो अब योजनाएं कैसे बनती हैं? योजना आयोग का क्या हुआ? सरकार ने योजना आयोग को भंग कर दिया और उसकी जगह 1 जनवरी 2015 को एक नई संस्था बनाई, नीति आयोग। नीति आयोग, जी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग एक थिंक टैंक की तरह काम करता है, सरकार को नीतियां बनाने में सलाह देता है। तो अब प्लान कैसे बनते हैं? अब 5 साल की योजनाओं के बजाय नीति आयोग एक लंबी अवधि का नजरिया रखता है, जिसे 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट कहते हैं। फिर एक मध्य अवधि की रणनीति होती है, 7 वर्षीय स्ट्रैटेजी, और एक छोटी अवधि का एक्शन प्लान होता है, 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा। अच्छा, तो ये नया तरीका है। हाँ, माना जाता है कि ये नया ढांचा ज्यादा लचीला है और आज की जरूरतों के हिसाब से बेहतर है। तो अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो इन पंचवर्षीय योजनाओं ने करीब 65 सालों तक भारत के विकास को एक दिशा दी। बिल्कुल। शुरुआत हुई कृषि से, फिर जोर गया भारी उद्योगों पर, फिर सामाजिक न्याय और गरीबी हटाने पर ध्यान आया और आखिर में समावेशी और टिकाऊ विकास पर फोकस रहा। सही कहा, हर योजना ने अपने दौर की जो चुनौतियां थीं उनका सामना किया और देश को आगे ले जाने में अपनी भूमिका निभाई। इसमें तो कोई शक नहीं है। भले ही आज योजना बनाने का तरीका बदल गया है और नीति आयोग ये काम कर रहा है, लेकिन ये मानना ही होगा कि आजादी के बाद के उन मुश्किल दशकों में जब देश के पास संसाधन कम थे, दिशा उतनी साफ नहीं थी, तब इन्हीं पंचवर्षीय योजनाओं ने भारत की तरक्की की नींव रखी थी। बिल्कुल, इन्होंने औद्योगिकीकरण, कृषि विकास, बुनियादी ढांचे के निर्माण और यहाँ तक कि सामाजिक बदलाव में भी एक बहुत अहम किरदार निभाया। तो यहाँ एक सवाल मन में आता है जो शायद हम सभी के सोचने लायक है। जी। आज की ये दुनिया जो इतनी तेजी से बदल रही है, ये ग्लोबल अर्थव्यवस्था जिसमें रोज नए उतार चढ़ाव आते हैं, इसमें भारत के लिए किस तरह की प्लानिंग स्ट्रैटेजी सबसे सही रहेगी? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। क्या नीति आयोग का ये जो 3 साल वाला एक्शन एजेंडा है वो आज की चुनौतियों के लिए काफी लचीलापन देता है, या हमें किसी और मॉडल के बारे में भी सोचना चाहिए? ये वास्तव में एक विचारणीय प्रश्न है। देखिए, बदलती दुनिया के साथ योजनाओं का बदलना तो जरूरी है, लेकिन जो लंबी अवधि के लक्ष्य हैं, जैसे सतत विकास है, सामाजिक न्याय है, हाँ, उनको छोटी अवधि की योजनाओं के साथ कैसे साधा जाए, ये संतुलन बनाना हमेशा एक चुनौती रहेगा। इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या लगता है आपको, पंचवर्षीय योजनाओं को किसी नए रूप में जारी रखना चाहिए था, या नीति आयोग का जो नया तरीका है वो आज के भारत के लिए ज्यादा बेहतर है? कमेंट में अपने विचार जरूर साझा करें।